गुड मॉर्निंग कोहिनूर, मैं हूं आपकी होस्ट ईरम सफदर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे। नाजरीन, इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हर लिखने वाले ने फना हो जाना है, लेकिन लिखी हुई चीज हमेशा रहेगी। तो अपने हाथों से ऐसी तहरीर लिख के जाइए कि क़यामत के दिन आप देख के खुद खुश हो जाइए। तो जो लिखने वाले हैं वो ऐसा कुछ लिख के जाइए जो यूथ के लिए भी बड़ा फायदेमंद हो और क़यामत के दिन आपके लिए भी वो फायदेमंद हो, क्योंकि वो आपकी खुशी का बायस बने। नाज़रीन, आपने देखा लॉकडाउन भी चल रहा है, नरमी भी हो रही है, सैटरडे संडे सख्ती होती है लॉकडाउन में। उसके बावजूद एसओपीज हम आपको बार बार बताते हैं, आपको बार बार अवेयरनेस देते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 3 चीजें हैं। डिस्टेंस रखिए, हाथ धोइए, और अगर घर से बाहर हैं तो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। घर में है तो साबुन से अपने हाथ धो लीजिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसमें आपका फायदा, आपकी फैमिली का फायदा, आपके घर वालों का फायदा है। क्योंकि अगर आप एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह आप इस वायरस से बच सकते हैं, क्योंकि एहतियात ही जरूरी है और इसके अलावा कोई इसका इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। हाँ, डॉक्टर्स हजरात माशाल्लाह से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेहजाब हों, और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जहां लोग सेहजाब हो रहे हैं वहीं पे एक लंबी तादाद देखने में आती है। जब आप सुबह अपना न्यूज चैनल देखते हैं या आप अपनी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि दिन में कितने केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। हमारे यहाँ अब जो टेस्ट है उसकी रेशो ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अभी भी इसमें थोड़ा देख रहे हैं कि थोड़ी कमी पेशी देखने में आ रही है, लेकिन इसमें एक ही चीज है, एहतियात कीजिए। अगर आपको कोई सिम्टम्स है तो अपने आप को अलग कर लीजिए, अपने घर में एक सेपरेट रूम में रहिए, अपने डॉक्टर के साथ राब्ता कीजिए। गैर जरूरी तौर पे हॉस्पिटल्स में भी मत जाइए, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि आपको नॉर्मल कोई फ्लू हो जाता है या टेम्परेचर हो जाता है, तो इस तरह आप हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे भी रश लग जाता है, वहां भी एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है। तो काइंडली पहले डॉक्टर से राब्ता कीजिए, घर में रहिए, डिस्टेंस रखिए। 13-14 दिन तक आप अपने आप को सेपरेट कर लीजिए अपनी फैमिली से। और अगर आपको खुदा ना खासा कोई ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ब्रीथ प्रॉब्लम हो रहा है या कोई और सिम्टम्स हो रहे हैं, तो काइंडली डॉक्टर के पास जाइए और हॉस्पिटल में जाइए। इसके साथ साथ जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, वो उनको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी डर रहे हैं अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए। बहुत सी वजूहात है, शायद उनको ये लग रहा है कि दोबारा कहीं उनको प्रॉब्लम ना आ जाए, या शायद वो लोग अभी इतने सेहतमंद नहीं है कि किसी को प्लाज्मा डोनेट कर सकेंगे। लेकिन अगर आप सेहतयाब हो चुके हैं, घरों में वापस आ चुके हैं, तो काइंडली आप अपने डॉक्टर से राब्ता कीजिए। और जो लोग जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है, हो सकता है आपके प्लाज्मा की वजह से लोगों की जिंदगी बच सके, तो काइंडली आप लोग डोनेट कीजिए। जो लोग हेल्प कर रहे हैं, जो लोग एक दूसरे से राब्ता करवा रहे हैं, जो हमारे सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे राब्ता कीजिए और अपना प्लाज्मा भी डोनेट कीजिए। इसके अलावा थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए भी हम बात करते हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो हमने देखा कि लोग डरते हुए हॉस्पिटल्स में नहीं जा रहे थे, डरते हुए अपना जो ब्लड है वो डोनेट नहीं कर रहे थे। अगर आप सेहतमंद है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो काइंडली आप अपना ब्लड डोनेट कीजिए, और हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी बच जाए। क्योंकि ये तो आपको डोनेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सारी जिंदगी जो है वो डिपेंड करती है आपके ब्लड पे। तो काइंडली थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए आप दिल खोल के डोनेट कीजिए, उनको ब्लड भी दीजिए। और आज के शो की अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे सोशल वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट हो, ब्लड डोनेशन हो, या प्लाज्मा का एक सीरियस सिचुएशन जो एक क्रिएट कर दी जाती है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे होते हैं, फेसबुक पे पेज बन गए हैं, इंस्टाग्राम पे पेज बन गए हैं, लोग एक दूसरे से राब्ता कर रहे हैं कि काइंडली अगर किसी को प्लाज्मा चाहिए तो हमसे राब्ता कीजिए, और अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो भी हमसे राब्ता कीजिए। इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आपने देखा होगा पाकिस्तान में फिल्म पे बड़ा अरूज था, फिर एकदम जवाल आया। क्यों जवाल आया? वो वाले राइटर कहाँ हैं, वो डायरेक्टर कहाँ है, क्या वजूहात थी जो जवाल का बाइस बनी? अभी क्या सूरत हाल है? नए आने वाले लोगों के लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितना वेलकम किया जाता है जूनियर्स को, कितना वेलकम किया जाता है अपने नए आने वाले लोगों को, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, या कोई सिंगर हो, कितना दिल खोल के उनको वेलकम किया जाता है। इस बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा मीडिया के हालात पे थोड़ी बात करेंगे आज, और ये भी बात करेंगे एक अच्छा एंकर क्या एक अच्छा एक्टर भी हो सकता है। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब कोई एंकर बन रहा होता है तो हमारे जो सिखाने वाले होते हैं वो कह रहे होते हैं जी एक अच्छा होस्ट, एक अच्छा एंकर जो होता है वो एक अच्छा एक्टर भी हो सकता है। ये कहां तक ये बात सच है, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम साथ साथ सिंगिंग पे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी, बड़े प्यारे बड़े जबरदस्त मेहमान आज मेरे साथ मौजूद है। फिल्म मेकर भी है, डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई है, ऑथर भी है, लिखने का काम भी करते हैं। आपको पता है जो लिखने वाले होते हैं क्या कमाल के लोग होते हैं, वो अपनी सोच को किस तरह से वो अल्फाज में कैद करके एक बुक में लिख देते हैं, उनकी वो भी है। इसके अलावा और क्या क्या काम कर
रहे हैं, IT पे भी कुछ इन्होंने न्यू काम किया है, वो भी कुछ ऐप्स हैं जो इनकी इंशाल्लाह जल्दी आने वाली, इन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगी जाहिर कुरैशी का। खुशामदीद जाहिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। Alhamdulillah, I'm very good. Thanks for inviting me. थैंक यू सो मच कि आप इस सिचुएशन में हमारे शो में आए, क्योंकि आप देख सकते हैं जो हालात हैं। मैं तो आपका ही थैंक्स करूंगा कि आपने माशाल्लाह बुलाया मुझे यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच जी। इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू भी बड़ी मजे की रहेगी और हम लोग मिलके बड़ी एक अच्छी हेल्दी डिबेट आज हमारी होगी। इनके साथ हमारी बड़ी प्यारी, बड़ी छोटी सी लेकिन बहुत काम करने वाली गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। मैं वेलकम करना चाहूंगी जुनैरा अरशद का, जो एक जबरदस्त सोशल वर्कर भी है और डिबेटर भी है। खुशामदीद जुनैरा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैरा, शो से पहले मैंने आपके बालों की तारीफ की थी, तो मैं चाहती हूँ मैं लाइव भी तारीफ करूँ और मैं बताऊँ लोगों को कि इनके बाल बहुत खूबसूरत है और इनके नेचुरल है और वो इन पे सूट भी बहुत करें। आप डॉल की तरह लग रही है। और जी हमारे साथ बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी, एक जबरदस्त एंकर हैं और इसके अलावा एक्टिंग में भी आ चुके हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी फैसल खान का। खुशामदीद फैसल, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया अपने शो में। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। मुझे पता है न्यूज एंकर बहुत ज्यादा बिजी होते, कभी भी ब्रेकिंग आ सकती है उनके। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमारे बड़े प्यारे, बड़े जबरदस्त मेहमान मौजूद हैं। आप हमेशा इनके गानों को पसंद करते हैं, इनकी गुफ्तगू को पसंद करते हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगी, इनका असल नाम जो है वो है जी नवीद अनवर। मुझे अच्छा लगता है असल नाम भी बताना साथ साथ, लेकिन लोग इन्हें जानते हैं खाकी के नाम से। आप कहीं भी गूगल कर लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए, आपको फौरन से ये मिल जाएंगे। मैं वेलकम करना चाहूंगी नवीद अनवर खाकी का। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? आप इसी गुफ्तगू का आगाज करते हैं क्योंकि कॉन्सर्ट कैंसिल हो गए, लॉकडाउन शुरू हुआ, बहुत से इवेंट्स थे वो भी नहीं चल रहे थे। इस बारे में मैंने आपसे डिटेल में आज बात करनी कि आपने लॉकडाउन में किया क्या, आखिर कौन सी नई नई गाने आपने लिखे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ जाहिर साहिब मौजूद है। जाहिर हो जाना दूसरों पे, यही वाला आपका नाम है? यही वाला नाम है। वैसे आपका नाम रखा किसने? मेरा नाम जो है वो एग्जैक्टली अब्दुल जाहिर कुरैशी रखा उन्होंने जी। तो वो बस इन फ्रेंड्स और वो स्लोली करते करते वो जाहिर हो गया, तो बस वो जाहिर। तो आप दूसरों पे जाहिर हो भी जाते हैं या नहीं? बस कभी फ्रेंड्स यही कहते हैं कि मैं जाहिर हो जाता हूँ। हो जाते हैं। अच्छा जाहिर, माशाल्लाह से आपने पहले मेरा ख्याल है आपकी बुक के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे आपकी डॉक्यूमेंट्री के बारे में। आपने एक बुक लिखी है, कब से लिख रहे हैं? बचपन से लिखने का शौक था या फिर अचानक लोगों के हालात देखे, सिचुएशन देखी और फिर आपका दिल किया कि मुझे लिखना भी चाहिए? देखिए, जैसे राइटर है, राइटर बेसिकली कोई बन नहीं सकता। जैसे होता है आप एक्टर बन जाते हैं, राइटर बनता नहीं है। राइटर वो एक नेचुरली आप में होता है कि वो ऐसे। तो मेरे जो दादा थे वो लिखते रहते थे, फिर मैं अपने चचा के साथ रहा तो वो उनको लिखने का शौक था। वो बड़ा अच्छा इंग्लिश लिटरेचर वो बहुत अच्छा लिखते थे जी। तो मुझे वहाँ से इंग्लिश लिटरेचर का शौक हुआ, फिर मैं वो लिखना शुरू हुआ। हाँ जी। तो ये जो बुक है फर्स्ट, ये मैंने 2014 में लिखी थी, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। एक्चुअली मैं खुद भी स्टूडेंट था एंड आई रोट इट फॉर पैलेस्टीनियंस। बेसिकली आई वाज सो कनेक्टेड विद द पैलेस्टीनियन इश्यूज, विद देयर मिजरीज, जो उनके हालात हैं, जिस तरह से वो हैं गजा में, जिस तरह वो रह रहे हैं आजकल, पिछले लास्ट 10 साल से वो एक रह रहे हैं। तो मैंने ये बुक लिखी फ्रॉम द कोस्ट ऑफ गजा। तो जिस दिन मैंने ये बुक लिखी, फ्रॉम द सेम डे जॉर्ज गैलवे की बुक आ रही थी, कोर्ट्स ऑफ गैलवे। तो मुझे सब ने कहा कि डोंट लॉन्च इट, आज मत लॉन्च करो, ये बड़ा राइटर है, क्लैश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा यार कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। तो उसी शाम मुझे एक यूके की थी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो पैलेस्टीनियंस के लिए हेल्प करते थे जी। तो मैंने अपने सारे राइट्स दे दिए कि प्रोसीड्स ये आप ही, मतलब बुक के राइट्स दे दिए कि प्रोसीड्स जो भी इससे आते हैं आप पैलेस्टीनियंस के लिए करें। तो वो वहाँ से बस वो शायद वो मेरे उठने का वक्त था कि अल्लाह ने वो चीज़ मेरी मुझे पसंद आ गई अल्लाह को। और वो वक्त ऐसा था कि मैं खुद बेसिकली बहुत लो लाइफ जी रहा था, लेकिन मेरे बुक के दे दिए सारे प्रोसीड्स। तो बस वो वहाँ से पैलेस्टीनियन बच्चों के लिए जाना शुरू हो गया। तो फिर 2 साल तक वो उनके लिए, जब तक वो प्रोजेक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन का रहा, सवेरा इंटरनेशनल का, उस वक्त तक वो उनका बुक के पैसे उनको जाते रहे। इस वजह से ये यूके में बहुत ज़्यादा इसकी सेलिंग हुई फ्रॉम द कोस्ट ऑफ यूरोप में, यस, और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा हुई। तो फिर इसका रिवॉर्ड मुझे ये मिला फाइनली कि मैंने
जब मुझे कहते थे कि आप कुछ ले लें कुछ ले लें, मैंने कहा अब नहीं लेना, बस अब मुझे अल्लाह इसके बदले बहुत जगह से बहुत कुछ दे रहा है। बिल्कुल, क्योंकि तो आपने डायरेक्ट अल्लाह से तिजारत कर ली थी ना, क्योंकि आपने कहा कि ये पैसे उनको जाएंगे तो अल्लाह तो नवाजने वाला और डबल देने वाला है। बिल्कुल, तो मैं आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसकी वजह से गजा में डायरेक्ट पैसे गए, वरना आप मतलब यहाँ पे कई पॉलिटिकल पार्टी थी जिनका सामान मिस्र में पड़ा रहा, वो गजा इंटर ही नहीं हो सका क्योंकि वो लॉकडाउन है। तो मेरा गया और फिर मुझे अल्लाह ने ये रिवॉर्ड दिया कि उन बच्चों ने मेरा नाम मस्जिद अक्सा पे लिखा एंड दे सेंड मी पिक्चर्स, अल्हम्दुलिल्लाह दे सेंड मी पिक्चर्स, तो वो मुझे बस बड़ी खुशी मिली। बस उसके बाद फिर अल्लाह ने। अच्छा, अभी कोई और बुक लिख रहे हैं, शौक है अभी और लिखने का, या अभी लिखेंगे? क्या कोई टॉपिक सोचा हुआ है किस पे लिखेंगे? अभी आपने गजा पे तो लिख दी, अब पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ लिखेंगे, पाकिस्तान की सिचुएशन पे कुछ लिखेंगे? बेसिकली टोटली कॉन्फ्लिक्टिंग है जो आपने मेरा दूसरा कराया। बेसिकली राइट नाउ मैं 1 साल जो मेरे एक्सपीरियंस रहे, जो मेरा लोगों को देख के फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसकी वजह से मुझे ना मैं रिलीजन के ज़्यादा करीब हो गया। सो नाउ आई एम मैं एक बुक लिख रहा हूँ, इट्स अबाउट कुरान, इट्स बेसिकली अबाउट कुरान द मिरेकल ऑफ मिरेकल्स, कि ये कुरान जो मौजज़ा है, मौजज़ों का मौजज़ा है। तो आई एम उसकी रिसर्च पे लगा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टॉपिक, तो बड़ा सब्जेक्ट है, सो लगा हुआ तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा। यस अल्हम्दुलिल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ये भी बहुत ज़बरदस्त रहेगा आपके लिए, ये आपका भी, क्योंकि जो आपका टॉपिक है उस पर तो जितना भी आप लिखे वही कम है। जुनैरा से बात करेंगे। जुनैरा, आप कब से सोशल वर्क कर रही हैं, किस एज से कर रही हैं? मैं पिछले 3 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ। साथ साथ पढ़ भी रही हैं? जी, मैं पढ़ रही हूँ, मैं BS ऑनर्स कर रही हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन में। तो जुनैरा, आज के स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि टाइम नहीं मिलता ना काम करने के लिए, बल्कि अपने टाइम के लिए, अपनी स्टडी के अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए भी नहीं टाइम मिलता, जो कि बेसिकली उनकी अपनी ज़ात के लिए होती है, जैसे बाहर जाके खेलना, क्रिकेट खेलना, कुछ भी। तो आप कैसे टाइम निकालती हैं? मेरा ख्याल है कि आपके अंदर अगर मोटिवेशन हो और अगर आप जज्बा रखते हो तो आप टाइम निकाल लेते हो इन एनी वे। अगर आपको कुछ करना है, इफ़ यू वांट टू प्ले अ कंस्ट्रक्टिव रोल जी, तो आप कुछ भी करके टाइम निकाल लेते हो। दो मुझे डिबेट्स भी मैनेज करनी पड़ती हैं, विद दैट आई हैव टू मैनेज सोशल वर्क टू, बट ये कि मोटिवेशन थी बचपन से, ये वो एहसास वाली फीलिंग थोड़ी ज़्यादा थी कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी हेल्प करनी है, उसको मुश्किल से बाहर निकालना है जी। और फिर आप वेट करते हो राइट टाइम का, कि जब आप उतने मैच्योर हो जाओ या आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके ऊपर प्रॉपर्ली जाकर आप काम कर सको और आप दिखा सको कि दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू डू। तो जुनैरा, जैसे आपने कहा कि आप मोटिवेट हो जाते हैं किसी से, तो आप सोशल वर्क में भी किसी से मोटिवेट हुई? आपने किसी को आइडलाइज किया कि हाँ ये ऐसे काम कर रहे हैं, मुझे भी इनकी तरह काम करना है, या आपको बस था कि मुझे हेल्प करनी है किसी भी तरीके से, कोई भी प्लेटफॉर्म हो मेरे लिए मैटर नहीं करता? एक्चुअली आइडलाइज तो नहीं मैंने किसी को एज सच किया। आई वाज द वन कि बस मुझे एक अचानक से ही एक प्लेटफॉर्म मिला and I started working. मुझे like a group of friends, they invited me somewhere, I went there और फिर उसके बाद मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ and after that they added me in a group और वहाँ से मैंने काम करना शुरू किया। और फिर वहाँ से पहले मैंने एज अ मेंबर काम किया, देन आई वर्कड एज अ डिप्टी डायरेक्टर, देन नाउ आई एम वर्किंग एज द हेड ऑफ ब्लड डोनेटिंग सोसाइटी। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, तो जुनैरा, कोई पहला आपको अपना काम याद है जो आपने दूसरों को के लिए किया, दूसरों को हेल्प करने के लिए किया और आपको बड़ी खुशी हुई होगी कि यार ये मैं चाह रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने कर लिया, बचपन में या अभी जो फर्स्ट कोई काम ऐसा याद है आपको? फर्स्ट काम हमने ये किया था कि अफ्तारी की थी ओल्ड सिटीजन्स के साथ। हमने उनके साथ टाइम स्पेंड किया था। हमने उनकी स्टोरी सुनी कि वाई दे आर हेयर, वो यहाँ पे क्यों हैं, उनको क्यों भेजा गया है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। हमने उनके साथ एक ग्रैंड किस्म की अफ्तारी की, हमने उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया। कैसा लगा उनसे? बहुत मतलब उनकी दिल की बात सुन के कुछ दुख भी हुआ कि कुछ मतलब औलादें ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को खुद कहा है कि आप हमारे घर से चले जाएं, हम आपको रहने नहीं देंगे। वो सुन के दुख भी हुआ, लेकिन एक मोटिवेशन भी आई कि नहीं, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं। फिर जहाँ पे वो रह रहे थे हमने उनकी भी हेल्प की, हमने उनको भी बजट दिया कि आप इनकी मेडिसिन में भी हेल्प करें, इनको खाना भी प्रॉपर दें। सो इसी तरह से उसके अलावा हमने जो है मतलब जब तो जुनैरा, आपने जिक्र किया कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को, बदकिस्मत बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी जन्नत को किसी और के हवाले कर देते हैं कि ये मेरी जन्नत है, ये आप ले लीजिए, और वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ दूसरों के पेरेंट्स को भी गले लगा लेते हैं। तो जुनैरा, वहाँ क्या मुश्किलात जो आपने देखी कि आपको लग रहा था कि मजीद इस पे काम करना चाहिए,
इंशाल्लाह वो अच्छा काम कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई ना कोई कमी रह जाती है ना, उसको भी करने की जरूरत होती है, जैसे आप हम सब मिल के भी उसमें कर सकते हैं। तो क्या ऐसी मुश्किलात थी जो आपने देखी, आपको लग रहा था कि अभी इसमें चेंजिंग की जरूरत है? कुछ उनके मेडिसिन की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम थी, जो अब जाहिर है ओल्ड सिटीजन हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को कार्डियोवैस्कुलर की प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कोई मसला है, किसी को कोई मसला है, किसी को जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, तो उनके पास मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी थी वो उस लिहाज से कम थी। लाइक अगर उनको मंथली बेसिस पे मिल रही थी तो उनकी अगर 15 डेज बाद या 17 डेज बाद मेडिसिन खत्म हो गई है तो उनको वेट करना पड़ता था कि नेक्स्ट मंथ आएगा तो हमें यहाँ से मिलेगी। तो हमने उसमें उनकी हेल्प की थी कि उनको थोड़ी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी जो है वो थोड़ी आसानी से, मतलब अगर उनको 17 डेज बाद भी ज़रूरत पड़ गई है तो उनके पास मेडिसिन होनी चाहिए। उसके अलावा हमने थोड़ी मेंटेनेंस का तो इतना इशू नहीं था, वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट था, अच्छा मेंटेन हुआ था, थोड़ा खाने वगैरह का इशू था तो हमने उसको भी रिजॉल्व करवाया कि हम डोनेशन क्रिएट कर देते थे। और कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनको पीछे से फैमिलीज, कुछ वहाँ पे ऐसे थे जिनको पीछे से फैमिली सपोर्ट कर रही थी, दे जस्ट वांट के बस आप लोग वहां पे रहे, वहीं भी आपको पैसे भेज देंगे। ठीक हो गया। तो कुछ लोगों को जिनको सपोर्ट नहीं आ रही थी, हमने कुछ उनको भी सपोर्ट किया कि आप लोगों को हम लोग जो है मंथली बेसिस पे थोड़ी बहुत डोनेशंस क्रिएट कर देंगे जिससे आप जितना भी पॉसिबल हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूंगी कि आप लोगों से कि काइंडली अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप किसी को पैसे ही दें। अगर जैसे जुनैरा जिक्र करिए कि उनको मेडिसिन की जरूरत थी, पहले आप उनकी जरूरत पता कीजिए कि उनको नीड किस चीज की है। हो सकता है उसके घर में आटा हो, आजकल हमने वो शुरू किया था ना राशन देना, इतना राशन देना शुरू कर दिया था कि कुछ लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया तो फिर समझ में आया कि भाई मुझे इतना राशन नहीं चाहिए था, कुछ पैसे चाहिए थे, मैं अपनी मदर के लिए कोई मेडिसिन ले लेता या कोई भी जो भी सिचुएशन थी। तो काइंडली जरूरी नहीं होता कि आप किसी को राशन लेके देंगे तो ही आप सोशल वर्क करें या अल्लाह ताला आपको उसको अजर देगा। आप मेडिसिन लेके भी दे सकते हैं, आप उनकी जरूरत देख लीजिए। अगर उनको हॉस्पिटल जाना है तो आप उनको वहां पे हेल्प कर सकते हैं, बच्चों की फी दे सकते हैं, कुछ इस तरह से भी काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ राशन ही देंगे तो ये अल्लाह कबूल करेगा। अल्लाह कबूल करने वाला, अल्लाह नीयतों को जानने वाला है। तो खैर ये चीजें छोटी छोटी है, जैसे जुनैरा ने जिक्र किया। मैं चाहती हूँ जो लोग मेडिसिन से रिलेटेड है या कोई भी डिपार्टमेंट से मुंसलिक है, आप देखिए अगर किसी को चाहिए तो आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो कुछ मेडिसिन वो डोनेट कर लीजिए। फैसल से पूछेंगे, फैसल क्यों एंकर बनना था? ये बड़ा सवाल है और आजकल हर किसी को एंकर बनना है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, हर एक की ख्वाहिश होती है कि मैं एंकर बनूं और टीवी पे आऊं, स्क्रीन पे आऊं, मुझे लोग जाने, लेकिन मेरा ऐसा कुछ नहीं था ख्याल। अच्छा। मेरा ख्याल था पहले तो था कि मैं एक्टर बनूं, एक्टिंग की तरफ आने को था मेरा, लेकिन फिर अचानक से जब मैंने डिग्री की तो फिर मेरा ख्याल बना कि यार तुम एंकर भी बन सकते हो और मुझे भी बन सकते हो, मतलब दोनों को साथ लेके चलना है। तो सबसे पहले तो मैंने जब स्टार्ट की एक्टिंग, तो एक्टिंग के लिए जब मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किए तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यार नहीं, इस फील्ड में आना बहुत मुश्किल होता है, इस फील्ड को ज्वाइन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, ज्वाइन करते हैं, खैर है, देखी जाएगी। सबसे पहले तो मैं सर हसीब खान साहब जो मेरे टीचर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैं जब उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि यार आप थोड़े यहाँ पे डिग्री कंप्लीट करो, फिर बाद में देखेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे डिग्री करने के साथ साथ ना मुझे ये भी करना है। तो मैंने दोनों चीज़ों को साथ साथ रखना था। और फिर मैंने अचानक से एक मुझे हसीब खान साहब जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, एक बड़ा नाम है टीचिंग में भी और एक्टिंग में भी। बिल्कुल। तो वो अक्सर थिएटर में भी करवा रहे होती है, स्टूडेंट्स को मिलके कुछ ना कुछ प्ले करवा रहे होते हैं। तो आपने पार्टिसिपेट किया उनके कुछ? बिल्कुल, मैंने उनसे क्लासेस ली थी। अच्छा, क्लासेस ली थी। और उनसे ही एक्टिंग सीखी है मैंने, बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे मुझे। और सर हसीब खान ने मुझे मोटिवेट भी किया है। बाज़ दफ़ा मेरी बात भी होती है तो वो मुझे मोटिवेट करते हैं, बेटा कुछ नहीं होता, थोड़ा काम अभी मिलता है लेकिन आगे जाके ज्यादा मिल जाएगा, लेकिन करो सही। हाँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं चलता गया। तो फिर जब मैं इसकी तरफ आया, इसकी तरफ मीडिया की तरफ, तो मीडिया की तरफ आने के लिए भी मुझे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, यार ये काम बहुत मुश्किल है। बहुत लोगों ने लेग पुलिंग भी की कि यार ये तुमसे नहीं होगा। अच्छा फैसल, पहले मैं एक्टिंग की बात करी थी तो मैं पहले एक्टिंग पे कुछ सवाल किए जाए। तो आपने जिक्र किया कि हसीब खान साहब मोअज़्ज़ज़ टीचर है वो हमारी भी, तो उन्होंने आपको एक्टिंग सिखाई। आपको लगता है कि एक्टिंग सिखाने से तमाम लोग एक्टर बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ हमें टिप्स देते थे कि बेटा आपने यहाँ आपकी गलती है, इसको दुरुस्त करना है आपने। ठीक है। वो टिप्स हमने उसको इस्तेमाल किया, उसको बेहतर किया अपने अंदर, शीशे के सामने प्रैक्टिस की हमने और फिर इम्प्रूवमेंट आती है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा आती है। और हमसे फिर थिएटर करवाया उन्होंने। थिएटर में बहुत तो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, लेकिन मैंने किया। मैंने तकरीबन 4 साल से थिएटर कर रहा हूँ
और क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आ रही है। और सर हसीब खान साहब ने भी मुझे यही कहा था कि आप पहले थिएटर करो, क्योंकि जो थिएटर करता है ना वो टीवी में आने के लिए उसके लिए मुश्किलात नहीं होती, क्योंकि थिएटर का जो एक्टर होता है इतना स्ट्रॉन्ग एक्टर होता है, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपनी आवाज को कहाँ अप एंड डाउन करना है, और क्योंकि इसमें कोई रिटेक नहीं है, आपकी अप्रिसिएशन और आपकी गलती जो है वो सामने एक सेकंड में ऑडियंस आपको बता देगी कि आप कर सकते हैं। तो पहला थिएटर कैसा रहा, क्योंकि बड़ा एक प्रेशर होता है थिएटर में। जो मैंने पहला थिएटर किया था तभी से ही पूरी यूनिवर्सिटी मेरे फैन हो गई थी। क्या बात है। और वो कॉमेडी टाइप था और उसमें काफी लाफ्टर मिला। क्या कैरेक्टर था उसमें आपका? उसमें मेरा था नौकर का। नौकर का? हाँ, जो कि बहुत लो क्लास समझा जाता है, लेकिन मैंने किया फिर। और उसको जितनी हमारे यहाँ बहुत समझा जाता है, हमारे घर की खवातीन के बीपी लो हो जाते हैं अगर उनके घर में काम आए, सबसे मुअज़्ज़ज़ समझा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैंने वो किया कैरेक्टर, और फिर उसके साथ साथ फिर मैंने कई इवेंट्स भी किए थे। शेखुपुरा गया, फिर फैसलाबाद गया, उसमें माशाल्लाह से बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता गया, और मैंने फिर एक निजी टीवी है उसके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मैं उस बारे में भी आपसे डिटेल में बात करूंगी, आपसे पूछूंगी कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा दूसरे लोगों के साथ काम करके। हाकी साहब, लॉकडाउन है, सब कुछ आपके सामने चल रहा है, क्या किया? कोई नया गाना बनाया, कोई नए गाने पे काम किया, क्योंकि काफी टाइम मिल गया था ना घर में बैठ के काम करने के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है, टाइम तो बहुत सा था, परेशानी भी थी, टेंशन भी थी स्टार्ट में जी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 1-2 महीने से बिल्कुल रिलैक्स हैं। लेकिन ये कि चूँकि सोशल डिस्टेंस चल रहा था, गैदरिंग कम थी, दोस्तों से बहुत कम मिल रहे थे। इवन अपने जो मेरे उस्ताद हैं ताहिर इकबाल साहब, उनसे भी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई है मेरी इस दौरान में। उन्होंने मेरे लिए एक सॉन्ग लिखा था, उस पर ही थोड़ा सा वर्क कर रहे हैं हम, अभी देखें अब इंशाल्लाह। तो आपने जैसे जिक्र किया कि डिस्टेंस, आपने कहा 2 माह से अब इजी है, यूज्ड टू हो गए ना, पता चल गया कि ये साथ ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अभी एक चीज जो प्रेशर एक आया था मार्च और अप्रैल में जी, वो भी रिलीज हो चुका हुआ है, और वो मेरे ख्याल में वो नजर भी आ रहा है, टीवी पे भी आप देख सकते हैं, अब लोग रिलैक्स हैं। लेकिन अप्रैल में जो लोगों की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा परेशान थे। बिल्कुल। तो अभी ये कि चूंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इसका अटैक कुछ कम रहा, ये हमारी किस्मत है या अल्लाह ताला की तरफ से। बाद बहुत ज्यादा हुआ, बड़ी स्पीड से केसेस हमारे सामने आए, क्योंकि हमें ये लगा था कि जब हम बहुत खुश होते हैं ना, तो हमारी एक नेचर है कि हम ना अपनी जो चीजें होती ना, या जो गम होता है या नेगेटिव चीजें होती है, वो भूल जाते हैं। तो हमने कोरोना को भी बुला दिया था। वो ऐसी है कि ईद की जो लास्ट 3 नाइट्स थी, शॉपिंग एक दफा मेरा भी जाना हुआ, आपने तो वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वहाँ पे कोई बिल्कुल लॉकडाउन सिचुएशन। सब लोग स्टेटस डाल रहे थे वीडियोस बना के, जुनैरा आप एग्री करेंगी क्योंकि आप काफी काम कर रही हैं इस पे, पिक्चर्स बना रही थी, ये देखिए शॉप का क्या हाल। मेरा सवाल ये था कि भाई आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे? हो सकता है सब लोग इसीलिए आए हो ताकि वो वीडियोस बनाएं और सोशल मीडिया पे अपलोड करें, और आप क्या कर रहे थे? आप तो घर में बैठते हैं, आप इसे क्या कर रहे थे? आपको तो अच्छा खासा पता है कि क्या सूरत हाल थी। सूरत हाल जो थी वो तो वाकई थी, लेकिन मैंने वैसे इतना कंट्रोल नहीं किया, मुझे आज टीवी के सामने ही बोल रहा हूँ, चूँकि मैं मेरे ख्याल में कोई भी दिन घर नहीं बैठा प्रॉपरली। मेरा एक विजिट बाहर का जरूर होता है, और ये कि उस दिन तो खैर शॉपिंग करने ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीजें थी, मास्क पहनते, डिस्टेंस रखते हैं, ये मिल रहे होते हैं अभी भी अपने दोस्तों को उसी तरह से। जो मेरे बेस्ट बडीज हैं उनके साथ तो कोई तकल्लुफ नहीं रखा हुआ अभी। लेकिन ये बहुत गलत बात है, आपको डिस्टेंस रखना चाहिए था, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे शो में भी डिस्टेंस है, और हमने भी अस्सलाम वालेकुम मुंह से ही सबको किया है, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं ना, जो आपके देखने वाले होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वायरस की अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही है। इसको समझने के लिए 3 चीजें करना जरूरी है, डिस्टेंस रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और हाथ धो लीजिए, आपको समझ आ जाए। ये तो चल रहा है, ये तो डिस्टेंस बस थोड़ा सा जरा फ्रेंड्स के साथ कम है, लेकिन वैसे कहीं पे भी जाते हैं तो ऑब्वियसली यकीन करें ये वायरस दोस्तों को भी होता है। मान लीजिए ऐसा कुछ नहीं है, वो नहीं देखते कि आपका दोस्त है, ओके मैं नहीं होऊंगा। इस वायरस का जैसे कि आपने कहा कि समझ नहीं आ रही, पूरी दुनिया को अभी तक समझ नहीं आ रही। जुनैरा, आपने देखा होगा कि अभी डे बाय डे कोई ना कोई नया सिम्टम सामने आ जाता है। पहले पेट में दर्द नहीं हो रहा था, अब लोगों को पेट का भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। कुछ लोगों को जो सूंघने की जो हिस्स है उसमें प्रॉब्लम आई कि आप परफ्यूम को स्मेल नहीं कर सकते थे, आप खाने का टेस्ट जो था वो आपका डेवलप
नहीं हो रहा था, आपको समझ नहीं आ रही था आप क्या खा रहे हैं, तो ये किसी को भी नहीं समझ आ रही। तो मेरा ख्याल है जो हमारे डॉक्टर हजरात है या जो रिसर्चर है उन पे ये काम छोड़ देते हैं, वो इसको समझे और हम लोग क्या करें, हम उनको हेल्प करते हैं किस तरह से एहतियात करके, ताकि उनके लिए भी आसानियां हो। क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग तो ईद पे शॉपिंग करने चले गए, लेकिन हमारे डॉक्टर हजरात जो हैं, मेल फीमेल पैरामेडिक स्टाफ है, हॉस्पिटल के जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, ये जितने भी, वो लोग बहुत मुश्किल वक्त में वहां रहे, वो अपनी फैमिलीज के साथ नहीं गए। ऐसे ही सुनहरा, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी भी समझने की जरूरत है, हमें समझाने की जरूरत है? आपको नहीं लगता अब अमल कर लेना चाहिए? हमने बहुत समझा लिया, बहुत बता दिया, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। 3 ही चीजें हैं जो इस्लाम में भी है, डिस्टेंस रखे, दूसरे से बात करते हुए आपको पता होना चाहिए कितना डिस्टेंस है, हाथ धोना जरूरी है खाने से पहले, बाहर आने से पहले, इस्लाम का एक हिस्सा है, और क्या मास्क पहन लीजिए, वैसे भी अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ डस्ट बहुत ज्यादा है, लोगों को सांस का प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन का प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें क्या मसला आ रहा है जो आपने देखा है फील्ड में? मुझे जहाँ तक लगता है लोगों को एहतियात करने में बहुत प्रॉब्लम है कि मतलब वही पाकिस्तानी कल्चर है ना हमारा, जब तक हम किसी को गले ना लगा लें हमें लगता है शायद हम उसको मिले नहीं है प्रॉपरली। हाँ, नाराजगियां भी लोगों की देखने में आई है जिनको आपने सलाम नहीं किया ना। हाथ मिलाओ तो ना मिलाओ तो उनको बुरा लगता है, फिर उनको बताना पड़ता है कि हम एहतियात कर रहे हैं, और आपके लिए भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम इसलिए आपको हाथ नहीं मिला रहे जी। और बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरा जहाँ तक ख्याल है इसको समझने की जरूरत नहीं है हमें जिस चीज की जरूरत है वो एहतियात ही है। और पाकिस्तानियों को और जो हमारे मुल्क के लोग हैं उनको इसमें कायल करने में बहुत मुश्किल है कि भाई एहतियात जरूरी है। बिल्कुल। और जुनैरा ये बात करते करते ना कि जी हमारे यहाँ बहुत कम केसेस है, मैंने देखा है बहुत स्पीड से केसेस हुए, फिर चलो ये कहना बंद हो गया लोगों ने कि जी बहुत कम केसेस है, क्योंकि डेली आपके सामने कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और उसमें अब ये भी हमने देखा है कि बहुत से यंगस्टर भी हैं। अब ये नहीं कह सकते कि एजेड जो लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो ये भी एक बात गलत साबित हो गई कि भाई ये किसी को भी हो सकता है। और बहुत से यंग जो बच्चे थे वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ये आपने देखा होगा सिचुएशन काफी बुरी हुई। खैर इस बारे में मजीद भी बात करेंगे, जाहिर साहब से बात करेंगे। जाहिर साहब आपने पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई, अच्छा आपने पहले फिल्म ये आपने पढ़ा, इसकी स्टडी की है आपने, बाहर से की है आपने, तो स्टडी करना कितना जरूरी है? ऐसा ही है बेसिकली, तो मैंने मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग पढ़ा, तो वहाँ पे फ्रेंड्स थे, वो कुछ बांग्लादेशी कुछ इंडियंस, तो वो मुझे भी शौक हो गया, बचपन से था शौक कैमरे से, कि कैमरे की आंख से दुनिया को एक दुनिया दिखाएं। सो वो बस मैं उन एक दो दोस्तों के साथ फिर मैंने चला गया, फिर मैंने आई डन माय सर्टिफिकेट, आई गॉट माय सर्टिफिकेट इन फिल्म मेकिंग, देन आई केम बैक टू पाकिस्तान। तो पहले मैंने जाहिर साहब मुझे बताइएगा कितना फायदा होता है कि एक काम करने से पहले अगर आप उसकी स्टडी कर लेते हैं। पहले हमारे यहाँ नहीं होता था, बल्कि किसी भी इंडस्ट्री में स्पेशल जाके आप इसकी स्टडी नहीं करते थे, आप एक अच्छे डायरेक्टर के साथ एसोसिएट हो जाते थे, प्रोड्यूसर के साथ एंड सारे प्रोडक्शन टीम के साथ, देन आप इन द एंड कहीं ना कहीं आके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बन जाते थे। लेकिन अब प्रॉपर एक क्लासेस होती हैं, प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल काम करने का मौका मिल जाता है, तो मेरा ख्याल है पहले प्रिपेयर हो जाते हैं लोग काम स्टार्ट करने से पहले। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि पहले ये नहीं होता था कि डायरेक्टर जो है उसको पढ़ के आना है, वो किसी के साथ वो काम सीखता था पहले, पहले तो वो शागिर्द होते थे, वो स्टूडेंट्स नहीं होते थे। हाँ, तो और अब ये होता है, आई मीन्स के वो शागिर्द उनको कहते थे, वो प्रॉपर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी वाले वो नहीं होते थे। लेकिन अब ये क्योंकि जमाना बदल गया है, आपको आना है। और एज एन एक्टर, जैसे फैसल भाई ने बात की, एज एन एक्टर या एज एन डायरेक्टर, आप डिग्री लेके तो आप डायरेक्टर बन नहीं सकते, आपको डायरेक्टर तो मानना है या एक्टर मानना है पब्लिक ने। देखिए ना, आप अगर एक्टर हैं, आपने डिग्री ले ली, तो आपको किसी को साबित करना है। लेकिन आप डॉक्टर हैं, आपने डिग्री ली, आप वकील हैं, आपने डिग्री ली, तो आप वकील बन गए, आप डॉक्टर बन गए। लेकिन एक्टिंग के लिए या डायरेक्शन के लिए आपको, कि आप डायरेक्टर हैं, आप फिल्म मेकर हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको मनवाना पड़ेगा पब्लिक से। तो फिर डिग्री तो ले ली, लेकिन जब पाकिस्तान में आए, फिर मेरे दोस्तों ने कहा यार मत जाओ, डेड इंडस्ट्री है, कहाँ जा रहे हो, इधर ही कर लेते हैं कुछ, यहीं पे बैठ के कर लेते हैं। और उनमें से कुछ माशाल्लाह बहुत आगे मुझसे बहुत आगे निकल गए। तो मैं वहीं पे काम कर रहे हैं। कुछ इंडियंस थे, वो वापस अपने कंट्री में चले गए, अपने कंट्रीज में चले गए। अब बांग्लादेशी जो थे उन्होंने अपने मुल्क में जाके मूवीज बना रही, फिल्म बना लिए। मैं वापस आ गया यहाँ पे पाकिस्तान में, मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस पिंडी में इस्लामाबाद में खोला, मतलब एक ओपन किया बैरियर टाउन में। बहुत बड़ा दोस्त यार मिले, सब ने कहा जी आ जाइए जी, खोलते हैं, यहाँ पे काम करेंगे। तो जब मुझे लोग दोस्तों ने मना किया ना, तो मैं ये सोच के आया था कि जो हमारी इंडस्ट्री है, हमने ये करना है कि मैं मतलब
इसको एक नया एंगल दे के हम काम को स्टार्ट करेंगे कि इसमें तो अब नहीं, क्योंकि बहुत कोशिश लोगों ने कर ली, बड़े बड़े मतलब बजट की फिल्म जो मूवीज थी वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुई। तो मैंने कहा कि मैं कैरेक्टर्स बिल्ड करूंगा, लाइक जिस तरह आपने देखा मिस्टर बीन या इस टाइप के कैरेक्टर्स थे। तो मैंने कहा मैं जो आज भी अपने नाम से नहीं जाने जाते, अपने कैरेक्टर से जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा था, क्योंकि मेरे एक अमेरिकन टीचर थे, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि इफ यू आर गोइंग टू पाकिस्तान, इस थीम पे काम करना, आप वहां पे चल जाओगे, आप निकल जाओगे। क्योंकि और उनकी इतनी ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने मुझे कहा तुम्हारे मुल्क में ना असल नाम नहीं मशहूर होते। अगर फर्ज करें किसी का नाम कासिम है तो उसको वो उसका जो निक नेम होता है वो ज्यादा चल रहा होता है मोहल्ले में आगे पीछे, तो कैरेक्टर्स बहुत चलेंगे पाकिस्तान में, तुम इस पे काम करना। यही थीम लेके आए पाकिस्तान में। तो फिर स्टार्ट किया, तो पहली नहीं बन सकी फीचर फिल्म, उसकी बहुत सारी रीजंस थी। फिर मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री अच्छा, आपने जिसने जिक्र किया बहुत ज्यादा रीजन थी, ज्यादा कहाँ पे देखने आए में? जो साथ काम करने वाले थे उनसे लेके कोई मुश्किलात आई, या जिनको आपने कास्ट किया उनमें प्रॉब्लम थी, क्या प्रोडक्शन में थी, क्या मसाइल क्या थे ज्यादातर इसमें? अगर आप जैसे आप खुद भी मीडिया से हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि नए बंदे को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। आपको इस हद तक एक्सेप्ट करते हैं कि ओके यार इससे काम ले लेते हैं, इससे काम मिल जाएगा। काम मींस इन अदर वर्ड्स, नो नॉट द आइडिया एक्चुअली, फाइनेंस, आई डोंट वांट टू बे, मतलब इससे जस्ट यूज हिम, ओके, वो उतने आपको ले लेंगे। बट उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंस खत्म। एज ए नया डायरेक्टर आपको कौन, आप देखिए ना 10-15 बंदे एक सीन पे खड़े हुए हैं, शूट कर रहे हैं, तो नए बंदे को कौन डायरेक्टर मानता है? वो तो जो एक्टर 15-20 साल पुराना है वो कहता है यार इसको छोड़ो ना तुम इधर, वो डायलॉग चेंज कर लेता है, वो स्क्रीन प्ले में आ जाता है, वो स्टोरी में आ जाता है। मतलब अब इतना कुछ है, आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू इट, सो ये इतना कुछ है इसमें। स्क्रिप्ट ही चेंज कर देते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, और वो ये भी बोल देते हैं कि मैंने आपसे ज्यादा काम किया, मुझे पता है यहाँ की पब्लिक की डिमांड क्या है, वो क्या सुनना चाह रहे हैं। अभी जो मेरी मूवी थी, इट्स एन आर्ट मूवी बेसिकली, तो मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैंने एक बड़ी हीरोइन जब आई ना, तो आपका होता है कि बड़े लोगों को, इस बारे में भी बात करूंगी। जो नया आपका प्रोजेक्ट आ रहा है जिसपे आप काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी वो बन भी जाएगी। लेकिन फैसल क्योंकि एक एक्टर भी है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, जैसे जाहिर साहब कह रहे हैं कि नए लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उन्हें स्पेस नहीं मिलती, बड़ी मुश्किल से मिलती है, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं मुख्तलिफ एजेंसीज के पास जाता था, वो कहते थे कि इतने पैसे दोगे तो फिर काम होगा, इतने पैसे दोगे तो पहले पोर्टफोलियो बनवाओ फिर काम होगा, ऐसे नहीं होगा, फ्री में कोई भी नहीं करेगा काम। अच्छा, मुझे बाज़ दफ़ा तो कहते थे कि यार आप हमें ना 15,000 रुपया दे दो, और फिर जब काम आएगा फिर हम आपको काम दे देंगे, आपको बता देंगे। हाँ ठीक है। तो अब मेरी जेब इतनी इजाजत नहीं देती थी कि मैं उनको पे करूं, और फिर मैं स्टूडेंट था, यंग है, अभी स्टूडेंट भी हैं, बिल्कुल। तो वो उस टाइम फिर मैं थोड़ा सा होता था कि यार अब मैं कैसे काम लूं, नहीं देंगे कोई काम। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे चलता गया, थोड़ा सा थिएटर की तरफ तवज्जो दी ताकि मैं अपने आप को मजबूत बना लूं, कदम जमा लूं। तो फिर मैंने जब ये एक निजी टीवी के साथ एक प्रोजेक्ट किया, तो उसमें उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि आप अच्छा काम करते हो। तो फिर मुझे हुआ कि यार कोई ड्रामा था, डॉक्यूमेंट्री थी, शॉर्ट फिल्म थी, क्या? ये था क्राइम शो, उसमें एज ए एक्टर मैंने काम किया था। हाँ बिल्कुल। तो उसमें जब मैंने काम किया तो फिर मैं मोटिवेट हुआ, तो फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता फिर थिएटर की तरफ आ रहा हूँ, और थिएटर की तरफ आके तो फिर आगे एक और ड्रामा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा। अच्छा फैसल, जैसे आपने जिक्र किया कि क्राइम शो किया आपने, ड्रामा किया जो एक शॉर्ट फिल्म की तरह ही होता है, उसमें सारे एक्सपीरियंस लोग होंगे जाहिर है जिन्होंने पहले काम किया हो, कैसा रहा? उन्होंने वेलकम किया, अप्रिशिएट किया, साथ लेके चले, या वहां पे भी थोड़ा अपने आप को मनवाने में टाइम लगा? नहीं बिल्कुल नहीं, वो मुझे मोटिवेट करते थे, जहाँ गलती होती थी वो बताते थे कि आपने इस तरह से करना है बेटा, ये गलती है, आपने इस तरह से करना है। वहां पे मैंने एक नशई का किरदार अदा किया था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि वो मुझे क्या पता नशई कैसा होता है, तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने मुझे गाइड किया, लेकिन मोटिवेट करते थे वो। जबरदस्त, मतलब अच्छा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस, अच्छा रहा। तो आप चूजी हो कैरेक्टर में कि अच्छा मुझे ये वाला कैरेक्टर करना, मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ? कुछ एक्टर होते हैं ना कि मुझे रोने वाला कैरेक्टर ज्यादा सूट करता है, लोग पसंद करते हैं मुझे रोते हुए या हंसते हुए ज्यादा पसंद करते हैं, या मैं कॉमेडी ज्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, कुछ लोगों पे टैग लग जाते हैं ना। बिल्कुल नहीं हूँ, मैं हर तरह का कैरेक्टर करता हूँ, हर तरह का किया भी है मैंने। जब मैं एक्टर बनने का सोचता था ना, तो मैं अपने छोटे भाई के पास बैठ के ना पागल का किरदार अदा करता था, मैं पागल बन जाता था उसके सामने, वो सीरियस हो जाता था। ये सबसे आसान काम है करना, मुझे लगता है तमाम लोगों आंसू निकल आते थे आंखों से, तो वो भाई तो परेशान सीरियस हो जाते थे, वो परेशान होता है यार इसको क्या हो गया। तो मैं प्रैक्टिस करता था अपनी कि यार इस तरह मैंने करना है, कहीं इस तरह का रोल आ गया तो कैसे करूंगा, तो मैं सीखता जाता हूँ।
तो फैसल, मेरा दिल कर रहा है कि मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा ना ये करैक्टर हो ही जाए हमारे सामने भी, ये पागल वाला पागल वाला। हाँ ठीक है। कोई भी आपको हेल्प चाहिए होगी तो आपने उधर जाने चाहिए। मुझे करैक्टर में इन्वॉल्व नहीं करना। ना ना ना, ऐसे तो नहीं चलता। मुझे उसने छोड़ा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलता। जब उसने मुझे छोड़ दिया, उसने नहीं। ये दुनिया पागल है, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये दुनिया पागल है, मुझे पागल कहती है। ये जो सामने बैठी है ना, ये पागल है, मैं तो पागल नहीं हूँ। ना ना ना। वेरी नाइस फैसल, क्या बात है, क्या बात है। जिनमें टैलेंट होता है ना वो इसी तरह से भी काम करते हैं, जबरदस्त। हाँ, ये वो जो है ना आशिक जो बाद में पागल हो जाती है, कोई मिक्सचर सा था। ये आपने वैसे डायलॉग खुद से ही बनाई या कुछ ऐसी स्टोरी भी है? कुछ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जबरदस्त। सर, जैसे हम एक्टिंग की बात करें, नए आने वाले लोगों की बात करें जो प्रोडक्शन टीम में काम करे, जो डायरेक्टर है, जो फिल्म बनाने वाले हैं, हम जिक्र करें कि नए लोगों को स्पेस नहीं मिलती, नए लोगों के लिए थोड़ी मुश्किलात होती हैं। दो तरह की राय है। कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे अब इतना ज्यादा आपको मौका मिल जाता है अपने टैलेंट को आगे लेके आने का। सर, आप क्या कहेंगे, सिंगिंग में भी यही सब चल रहा है? नए लोगों को स्पेस नहीं मिलती, मुश्किलात हैं, या सोशल मीडिया काफी हद तक एक किरदार अदा कर रहा है उन्हें प्रमोट करने में? सोशल मीडिया जब से आया है, ये एक प्लेटफॉर्म तो मिल गया है। मतलब इवन केस में आपको कोई भी एक्सपेंस नहीं है, आपके रूटीन मैटर्स में ही आप इसको लेके और इसमें अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं जी। ये एक मीडिया तो है, लेकिन एक प्रॉपर जो चैनल्स, जो प्लेटफॉर्म होता है वो उसका कैरेक्टर तो खैर एक फेसबुक या ये चीजें नहीं कर सकती। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे एक चीज की कमी रही है, जैसे ये एक टैलेंटेड पढ़ लिख के यहाँ पे अपने मुल्क में, वहाँ से अक्सर लोग यहाँ से जाते हैं अपनी जिंदगी को आजमाने, लेकिन वो पढ़ लिख के वहाँ से यहाँ पे हैं। अप्रिशिएट, हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात। वापस आए हैं जबकि उनके पास अपॉर्चुनिटी थी वहाँ काम करने के लिए। बिल्कुल थी और ये कर भी सकते थे, लेकिन अच्छा स्टेप लिया, बोल्ड स्टेप लिया अपने मुल्क में अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक इशू है कि नहीं, जो फेसेस जो उन्होंने कहा कि मुझे स्टार्ट में हुआ, यकीन इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस की होंगी और ये थोड़ा सा बदल भी हुए होंगे कि मैं यहाँ क्यों आ गया और यहाँ के लोग मेरे साथ उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये मुश्किल टाइम आता है हर एक के ऊपर, और इसी में से जब लोग निकलते हैं तो वो स्पेशल होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसा आपने जिक्र किया कि कुछ लोग होते हैं जो साथ नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको मोटिवेट करने वाले, जैसे इन्होंने अपने टीचर का जिक्र किया। और बहुत से अभी भी लोग होंगे जो आपके साथ चल रहे हैं, आपकी इवन के फैमिली, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड, और इस तरह से चलता रहते हैं। लेकिन क्या है कि इसके बाद आसानी हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो इंशाल्लाह वो आसानी फिर आपकी कामयाबी की सूरत में आपके सामने आती है, आपकी हैप्पीनेस की सूरत में आती है। ज़ुनैरा, ब्लड डोनेशन की बात कर रहे थे हम लोग। अभी सिचुएशन जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए काफी मुश्किलात है, अभी कोई चेंज हुआ? कुछ लोगों में अवेयरनेस आई कि हाँ कोई इशू नहीं होगा अगर वो ब्लड डोनेट करेंगे? हमें कन्विंस करने में बहुत मुश्किल हुई अभी एक कोरोना वाली सिचुएशन में हमें मेरी ब्लड डोनेटिंग जो टीम है उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, हमें बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा। इवन हमें हॉस्पिटल्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप काइंडली अपना इक्विपमेंट जो है वो डोनर के घर पे भेज दें। आप हमें मतलब इस हद तक मतलब करें कि आप अपनी जो गाड़ी है इक्विपमेंट वाली वो उनके घर भेज दें, बिकॉज ऑब्वियसली सिचुएशन ऐसी थी कि पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे जो डोनर्स हैं उनको कि वो लोग हॉस्पिटल्स जाएं। कुछ लोग ऐसे थे, स्टिल आई एम थैंकफुल टू माई ऑल डोनर्स कि उन्होंने बहुत साथ दिया भी। कुछ लोग ऐसे थे कि जो कहते थे कि नहीं कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, हम मास्क वगैरह पहन के, ग्लव्स पहन के एहतियात के साथ हॉस्पिटल चले जाते हैं। नहीं ज़ुनैरा, मसला क्या आता था? क्या डोनर क्या कहता था कि मुझे हॉस्पिटल जाने में इशू है, कहीं जर्म्स ना लग जाएं कोरोना के जो है, क्योंकि वो तो आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से आपको लग जाते हैं, या वैसे डरे हुए थे कि शायद हम ब्लड देंगे तो इम्यून सिस्टम वो जो हमारा है वो लो ना हो जाए, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि ब्लड देने से शायद मैं वीक हो जाऊंगा, कमजोर हो जाऊंगा, एक ये भी कॉन्सेप्ट है। तो आपको ज्यादा चीजें कौन सी फेस
करनी पड़ी? हमें ज्यादा चीजें ये फेस करनी पड़ी कि डरे हुए थे लोग, बहुत डरे हुए थे कि हमें जर्म्स लग जाएंगे, और कुछ लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो उनको अलाउ नहीं जाने दे रहे थे कि आप ब्लड जाके दे आओ, कि कुछ पेरेंट्स इस लिहाज से डरे हुए थे कि जाओगे ब्लड दोगे तो इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और कुछ डोनर्स हमारे खुद से डरे हुए थे कि अगर हम बिल्कुल ऑपोजिट है, ब्लड देने से आपके ब्लड सेल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ब्लड ज्यादा होता है। मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में भी अवेयरनेस दें हमारे चैनल के थ्रू, हमारे शो के थ्रू, ताकि जो लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं वो दिल खोल के आए, कोई मसला नहीं है, सिर्फ एहतियात कीजिए। वो मेरा ख्याल है आप लोग काफी ज्यादा SOPs पे अमल भी कर रहे हैं जहाँ पे आप लोग ब्लड ले रहे होते हैं। मैं इस प्रोग्राम के थ्रू एक मैसेज ये देना चाहूंगी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर अ ब्लड डोनर। इफ यू डोंट फॉल ऑन दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यू कैन स्टे एट होम, यू डोंट हैव टू डोनेट ब्लड, नोबडी इज फोर्सिंग यू टू कम एंड डोनेट ब्लड। हम जब भी काम करते हैं वी कॉल द डोनर, हम उनसे उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी विलिंगनेस उनसे पूछते हैं आप किस टाइम अवेलेबल हो सकते हैं, आप हमारे लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप विलिंग हैं, आप देना चाहेंगे तो हम आपका नंबर देंगे। अगर वो हमें स्ट्रेट अवे नो कहें तो हम उनका नंबर आगे नहीं देते अटेंडेंट को, या हम उनको कहीं रेफर नहीं करते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका HB लेवल है प्रॉपर सेट, कि अगर आपका HB लेवल 13 या 12 के ऊपर फॉल करता है तो आप ब्लड दे सकते हैं। आपका वेट 50 kg से अबव है तो आप ब्लड दे सकते हैं। फॉर गर्ल्स इट्स अबव लाइक 51 kg, अगर आपका ब्लड जो है 51 kg से ज्यादा है तो आप दे सकते हैं। लेकिन लड़कियों को वही है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा, इवन मेरे अपने पेरेंट्स हैं, उनको मैं बताया, अगर मैं 2-3 दफा मैं हॉस्पिटल गई हूँ ब्लड देने के लिए, वो एक अलग बात है कि मेरा खून लिया नहीं जाता। क्यों, क्या वजह है? आप उसमें हमेशा HB लेवल कम आता है। मेरा कभी भी HB लेवल 12 पे नहीं आया। मेरा HB लेवल मैंने 3 जगह पे चेक करवाया, तीनों जगह पे वो 10.5। बात है कि दूसरों को मोटिवेट करते हैं ब्लड दे दीजिए और खुद ब्लड देना चाहती हैं और वो ब्लड नहीं ले रहे। और मतलब ऐसा 3 दफा हुआ है मेरे साथ कि मैंने उनको कॉल किया, मैं आ रही हूँ, मैं पहुंच भी जाती हूँ, बट दे आर लाइक मैम आप प्लीज घर जाएं, खाएं पिए, हाँ प्लीज थोड़ी देर से बाद आइएगा। अभी नहीं हम आपका ब्लड ले, हो सकता है अगर एक बॉटल ले ली तो जाते हुए में आपको 2 लगानी पड़ेगी, तो बेहतर यही है कि आप रेस्ट कीजिए और लोगों में अवेयरनेस दीजिए। और जिनका ब्लड ग्रुप थोड़ा रेयर हो तो उनको तो वैसे ही वो कहते हैं कि भाई आप घर पे रहो, आपके लिए बाद में कैसे अरेंज करेंगे। तो मेरा A नेगेटिव है तो वो वैसे ही कहते हैं कि बाजी अब घर ही चली जाए, ज्यादा बेहतर है, और आपके लिए कहाँ से अरेंज करेंगे। ठीक हो गया। तो क्या वजह है जुनैरा, क्यों आप खाती पीती नहीं है, क्यों अपना ख्याल नहीं रखती? दूसरों का आप हेल्थ पे काम करिए, दूसरों के लिए आप इतना काम करिए, आप खुद अपने लिए क्यों काम नहीं करी? नहीं, मैं खाती पीती हूँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जो सामने आए मैं खा लेती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल भी चूजी नहीं हूँ खाने के मामले में कि ये बना होगा तो मैं सिर्फ ये खाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं ऐसी। जो भी बनाओ मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये मतलब अपना ख्याल में रखती हूँ। मैं खाती पीती हूँ, वो एक अलग बात है कि लगता थोड़ा कम है। ये बड़ी लकी है लड़कियां, ये ऐसी लड़कियां तो चाहती हैं कि हम सब कुछ खा भी ले और हमारा जो वेट है वो गेन भी ना हो और हम स्लिम एंड स्मार्ट रहे। आप बड़ी लकी है इस लिहाज से। लेकिन चले कोई बात नहीं, ज्यादा खाए पिए ताकि अपना ब्लड भी आप डोनेट कर सके, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आप हेल्दी फूड लीजिए ताकि आप अगर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आसानी हो जाए। अगर आप हेल्दी फूड नहीं लेते, दूसरा फूड खा रहे हैं और वो हेल्दी भी नहीं है, एक तो आपके अपने लिए प्रॉब्लम होगी और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम होगी। जाहिर है आप ब्लड ही नहीं दे पाएंगे। जाहिर साहब हमसे बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री की। सर, आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री बनाई। सर, डॉक्यूमेंट्री का टॉपिक क्या था, किस पे आपने काम किया? इट्स अबाउट द वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, जो वाटर शॉर्टेज है जो हमारे मुल्क को फेस करनी है, इसको हमको कराची में ऑल ओवर द पाकिस्तान सब में हो जाएगा। बेसिक जिस तरीके से आपको इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा था, गवर्नमेंट लेवल पे नहीं सीरियस लिया जा रहा था। यानी कि आप देखें कि हम दुनिया में उन थोड़े से मुल्कों में से हैं जो फ्रेश वाटर से गाड़ी धोते हैं। यानी कि आप जो मतलब दुनिया भर में वो कहीं आराम से पानी आ जाता है, वो गाड़ी धो रहे होते हैं। आपके सर्विस स्टेशन हैं आपके कंट्रीज में, तो वो ये चीज़, इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया गया उसमें, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा, उस वक्त वो डैम की बड़ी थी, उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को। सो वो आपने उस पे किया। मैंने नोट किया आप जो हॉट टॉपिक होते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है, आप उन पे काम करते हैं। अगर आपने बुक भी लिखी तो आपने गजा पे लिखी, जो सिचुएशन उस वक्त थी। और अभी पानी पे काफी ज्यादा काम किया गया। ये कोरोना से पहले काफी ज्यादा इस पे कैंपेन भी चल रही थी लोगों की। लेकिन कोरोना में क्या मसला हुआ सर कि जब सबने कहा कि हाथ धोइए तो हमने टैब खोल के और बार बार हाथ कि जबकि साबुन लगा के आप टैब भी बंद कर दीजिए। इसकी भी अवेयरनेस बड़ी जरूरी थी और इस पे भी काम होना चाहिए। मेरे ख्याल साथ साथ ये भी बताना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है, ये जरूर बताना चाहिए पब्लिक को। कोरोना इज
इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। ये बहुत सीरियस चीज़ है। मेरे छोटे भाई हैं, वो अमेरिका में होते हैं, उनको हुआ टेस्टेड, वो मतलब उनकी टोटल 21-22 साल एज है, तो उनको हुआ। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, बहुत सीरियस चीज़ है ये। इसमें ये है कि रिकवरी आपकी, इसमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है, वो कम हो रहा है, लेकिन आप ये देखें कि आपको तकलीफ तो है ना, और आप किसी दूसरी को ये मतलब ट्रांसफर कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको याद हो, एक हॉलीवुड की मूवी आई थी अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस, उसमें वो एक बंदा दूसरे को हाथ लगाता है तो वो भेड़िया बन जाता है। ये एग्जैक्टली सेम स्टोरी है कि आप देखें ना, आप किसी को हाथ लगाएंगे तो उसको हो जाएगा, उसको नहीं पता। हाँ, तो इसलिए इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए और ये इसकी अवेयरनेस। तो सर, जैसे डॉक्यूमेंट्री पे आपने काम किया, इस पे तो आपको काफी रिसर्च करनी होगी कि पाकिस्तान की होगी आपने, कि क्या क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है, कितने % पानी है, कौन से एरियाज में ज्यादा मसला आ रहा है, और मजीद फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, ये आपने उसमें शो किया कि फ्यूचर में क्या? उसमें ये सब दिखा था एंड मैंने उसमें सोल्यूशन दिया था कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए पूरी दुनिया में ना, एक जैसे अब हमारे यहाँ वो फसलें काश्त की जाती हैं जिनमें ज्यादा पानी लगता है। अब देखें कि हमारे यहाँ गन्ना काश्त किया जाता है, मतलब ऐसा मुल्क के जहाँ का पानी जो आपका जो आपके आप देखें ना, आपके आप यूएन की रिपोर्ट्स आप पढ़ें कि आपका पानी किस लेवल पे जा रहा है। मतलब आप अब देखें कि एक जमाने में आप 120 फुट पे आपका पानी आ जाता था, ओके, अब आप लोग 250 फुट जमीन में बोरिंग करते, पानी नहीं आता। और फिर उसमें एक और चीज है कि ये ना, इसमें ये हुआ कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना आपका, इन्होंने ये किया कि आपको अगर एक इलाके में पानी नहीं है, वो क्या करेंगे, उस मोहल्ले में ना वो MNA MPA कोई भी आ जाएगा, कोई भी पॉलिटिकल वो आ जाएगा, वो कहेगा जी मैं यहाँ पे ट्यूबवेल दे रहा हूँ। अब लोग खुश हो जाते हैं, यार ट्यूबवेल बन गया और वहां पे, लेकिन असल में यही जो है ना, आपकी यहाँ से आपकी खराबी स्टार्ट हो जाती है कि वो ट्यूबवेल 2 साल से ज्यादा नहीं चल सकता। उसके मतलब है कि वो सक कर लेता है सारा पानी, ओके, और 2 साल बाद आपका पानी नहीं होता। सो इसमें इसका जो है, इसका प्रॉपर तरीका ये है कि देखें आप, हमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है, जिसमें अब इवन बांग्लादेश काम कर रहा है, अफगानिस्तान उस पर काम कर रहा है, लेकिन हम लोग इसको सीरियस ही नहीं ले रहे। प्रॉपर जो एग्रीकल्चर के जो वाटरिंग का जो तरीका है उसको अपनाया जाए, जो पानी का सिलसिला है, एक तो ये जो बोरिंग है इसको खत्म किया जाए। मैंने उस डॉक्यूमेंट्री की रिसर्च में ये देखा था कि इस्लामाबाद में एटलीस्ट, मतलब इस छोटा सा शहर है हमारा, वहां पे 7 से 8 लाख मतलब के घरों में इलीगल कनेक्शन लगे हुए हैं, इलीगल बोरिंग हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, जहाँ पे आप समझते हैं कि एलीट क्लास है, पढ़ी लिखी क्लास है। बिल्कुल। तो इसको जरा लेना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए पानी वाले मसले को। ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। उसको लिया भी जा रहा था, काफी बातें भी हो रही थी, लेकिन हर फिर सिचुएशन चेंज हो गई। लेकिन आज मैं भी कहती हूँ कि जी अगर आप हाथ धो रहे हैं तो अपना टैब जो है वो बंद कर दीजिए, और जब आप 20 सेकंड या 25 सेकंड जितना बताया जाता है, और फिर आप ओपन कीजिए ताकि पानी वेस्ट ना हो। क्योंकि हमने इतनी वीडियोस देखी है, लोगों ने बनाई, और साथ टैब ओपन होता था और साथ आप अवेयरनेस दे रहे होते थे कि आपने हाथ कैसे धोने हैं। इसका भी खास ख्याल रखिए। फैसल, आप थिएटर की बात की, अब साथ साथ आप थिएटर भी करें, अपने क्राइम शो की अभी नया कोई प्रोजेक्ट आपका आ रहा है जिसपे आप काम करें? नहीं, अभी तक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह। क्या कोरोना की वजह से हाँ, ये हुआ? कोरोना की वजह से है, थोड़ा डिले हो गया, लेकिन बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह। तो अभी कोई ऐसा कैरेक्टर है जो जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, आप कहते हैं कि अगर ये कैरेक्टर जो किसी और एक्टर ने ऑलरेडी कर लिया और आपको लगता है कि अगर ये मैं करता तो मैं ज्यादा बेहतर से कर सकता हूँ। नो डाउट मैं कंपैरिजन नहीं करी आपका किसी भी सीनियर के साथ, लेकिन आपको लगता है ना कि ये कैरेक्टर, मुझे लगता है मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं ये ज्यादा अच्छे से कर सकता हूँ। नहीं, मैं किसी सीनियर के साथ तो नहीं अपने आप को जोड़ सकता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं जा भी नहीं रही, मैं बस ये चाह रही हूँ कि आपको लगता है ये कैरेक्टर मेरे लिए ज्यादा। लेकिन ये कहना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर तरह का कैरेक्टर कर सकता हूँ, और हर तरह के सीनियर के साथ। अच्छा, कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं आइडियलाइज करते आपने? कोई कैरेक्टर देखा हो नहीं, फिल्म ऐसा में? मैं कुछ नहीं कह सकता। नहीं, मैं कर सकता हूँ। अच्छा, चलिए मुझे बता दिया, कोई ऐसा रिसेंट ड्रामा हो, फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री, कोई भी ऐसी शॉर्ट फिल्म जिसका कैरेक्टर आपको देख के आपको बहुत पसंद आया और आपको लगा होगा क्या बात है, क्या कमाल का एक्ट किया है इन्होंने? सबा कमर की एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। सबा कमर का मैं फ़ैन हूँ, और उनकी जो बागी ड्रामा था उसमें उन्होंने इंतहाई अच्छी एक्टिंग की थी। क्या बात है। और वो सबसे अच्छी एक्टर है मेरे ख्याल से पाकिस्तान। नो डाउट, क्योंकि वो हर तरह का कैरेक्टर कर लेती हैं, क्योंकि वो उन्होंने अपने ऊपर स्टैम्प नहीं लगवाई कि मैं सिर्फ यही कैरेक्टर करूंगी, और वो सही जिसको कहते हैं ना एक्टिंग करना, फनकार, वो लोग हैं। कुछ लोग होते हैं स्टार्स जिनकी फेस वैल्यू इतनी ज्यादा होती है, वो सिर्फ स्टार बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं एक्टर, उनमें एक भोले वाला कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा रहा था। इमरान उनका नाम है, उन्होंने बड़ा जबरदस्त वो कैरेक्टर किया, तो बड़ा फेमस भी हुआ। सर, नए गाने के बारे में, सर आपने गाने खुद भी लिखते हैं? जी, 1-2 गाने मैंने लिखे थे, लेकिन दोस्त के हेल्प के साथ था। मेरे दोस्त है इमरान। मतलब एक लाइन आप लिखते थे, एक लाइन वो लिखते थे, मतलब मिलके एक जुमला ठीक हो गया।
तो और किसी से आपने काम करवाया लिखने में, या अपने आपके दोस्त ही आपके लिए? नहीं, दोस्त अभी सराइकी गाना कोई लिखा, क्योंकि ट्रेंड में है आजकल? नहीं, अभी तक सराइकी बिल्कुल नहीं, मैं सराइकी में नहीं लिखा। क्या बोलने में मसला है या वैसे पसंद नहीं कर रहे? अभी तक मतलब उस तरफ सोचा नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा उर्दू सॉफ्ट सॉन्ग करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो डेट्स व्हाई फिर मैं उस पे। फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर सभी बहुत अच्छे सिंगर हैं। नहीं, कोई एक फेवरेट होता है ना, इतने बड़े बड़े हमारे पास सिंगर है, लेजेंड हैं हमारे पास। इसमें मेरे सजाद अली हैं और हमारे क्या बात है, ही इज वेरी गुड सिंगर और बड़े सुरीले, और उनके गाने हिट भी कम कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं ना तो छा जाते हैं और काफी देर तक रहते हैं। उनके पुराने गाने भी आज गाए जाते हैं और वो भी हर तरह के गाने गा लेते हैं। जुनैरा, जैसे आपने जिक्र किया ब्लड के लिए, अभी प्लाज्मा को देखे भी काफी चीजें सामने आई। प्लाज्मा डोनेट करने में लोगों में प्रॉब्लम है, स्टार्ट में इतनी नहीं आई थी, जब स्टार्ट में लोगों ने कहा तो लोग कर रहे थे। तो क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? प्लाज्मा डोनेशन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस पाकिस्तान में तो हमें बहुत करनी पड़ी। हमें ऐसा भी करना पड़ा कि डोनर इस्लामाबाद में तो हमें उसे ट्रैवल करवाना पड़ा कि आप लाहौर आके ब्लड दे दें, बिकॉज अटेंडेंट्स इतने ज़्यादा परेशान थे, उनके पेशेंट्स वेंटिलेटर पे थे, एंड दे वर लाइक कि आप हमें पाकिस्तान के किसी भी कोने से कहेंगी ना, हम डोनर को उठा के ले आएंगे, आप प्लीज़ हमारा प्लाज्मा अरेंज कर दें। तो उस सिचुएशन में हम सोशल वर्कर्स भी इतने मजबूर हो जाते हैं कि हमें होता है कि डोनर कहीं भी है ना, हम बस उसको कह दें कि भाई आप पैसे ले लो, आप ट्रैवल कर लो। लेकिन उसमें एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि प्लाज्मा सेलिंग शुरू हो गई, जो लोग रिकवर हो रहे थे, और ये मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल जब इतना साथ देने का दूसरों का मुश्किल वक्त में टाइम था, तब लोगों को पैसे कमाने की पड़ गई कि हम लोग अपना प्लाज्मा बेच दें, और दे वर टेक्सटिंग के हम 1,50,000 का प्लाज्मा दे देंगे आपको। लेकिन जुनैरा, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता था। कुछ ऐसे लोग थे जिनके पेशेंट थे, वो लोग तो चलो बाय कर सकते थे, ले सकते थे। अब हर बंदा तो प्लाज्मा वो खरीद नहीं सकता था ना, तो इन लोगों ने तमाम लोगों को इसी क्राइटेरिया में डाल दिया कि भैया हम सबको ही वो सेल करेंगे जो भी होगा। बिल्कुल ऐसा है, और बहुत सी जगह पे ऐसा हुआ भी कि हमारे पास कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स आए हैं कि अटेंडेंट ने ये भी कहा है कि जी मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, आप थोड़ा कम में अगर दे दें। तो उन्होंने आगे से ये कह दिया कि जी मैं भी कोरोना से रिकवर हुआ हूँ, मेरे इलाज पे बहुत सारा पैसा लगा है, तो मैं अपना वो पैसा, मैं जो इतनी देर मतलब बिजनेस नहीं कर पाया या अपने काम पे नहीं जा पाया, तो वो पैसे मैं इस तरीके से पूरा करूँ। ठीक हो गया, इस बारे में मजीद बात करेंगे। जुनैरा, यहाँ वक्त तो है छोटी सी ब्रेक है, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे साथ खाकी साहब मौजूद है, तो उनकी खूबसूरत सी आवाज में एक गाना भी सुनते हैं, फिर हम वापस आके इस बारे में भी बात करेंगे। प्लीज। दिल
रस्में मिलके यार बोलो हो ही जाए, कुछ रस्में मिलके वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे मेहमान मौजूद हैं। हम उनसे उनकी करियर के बारे में बात करें, सोशल वर्क के बारे में बात करें। जब सोशल वर्क का बात की जाती है तो खतीजा वेलफेयर क्लिनिक का जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केबीएम फाउंडेशन का पहला बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पे जो शुगर के मरीज हैं उनका फ्री जो है ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उन्हें फ्री में उनके टेस्ट हो रहे हैं, उनको अद्वियात दी जा रही हैं। और इसके अलावा जब कोरोना वायरस आया तो आपने देखा था दूसरे जो हॉस्पिटल थे वो इस कदर चौक हो चुके थे, वहां पे जो दूसरे अमराज के लोग थे उनके लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि डॉक्टर भी पैनिक थे। तो वहां पे खतीजा वेलफेयर जो क्लिनिक है उसने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। उन्होंने फ्री में उन लोगों को टेस्ट भी किया और उसके अलावा एसओपीज को अमल करते हुए एक ऐसा सिस्टम बना दिया कि जितने भी वहां पे डॉक्टर हजरात मौजूद हैं उन्होंने ऑनलाइन जो पेशेंट है उनको ट्रीट किया, उनकी बात सुनी और ऑनलाइन जो मेडिसिन है वो भी लोगों को फ्राहम की। और ये बिल्कुल फ्री में है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लिए जाते। आपके टेस्ट भी फ्री होते हैं, आपको मेडिसिन जो है वो भी फ्री मिलती है। अगर इंसुलिन की आपको जरूरत है, डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहा है तो इंसुलिन भी आपको फ्री में दी जाती है। और अगर जिक्र किया जाए दूसरे अमराज का, जैसे आपको बीपी है, आपको टेम्परेचर है, तो आप तब भी इस क्लिनिक पे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ शुगर के पेशेंट ही वहां जाएंगे, बहुत से ऐसे अमराज भी हैं जिनको ट्रीट किया जा रहा है। दूसरे जो अमराज है उनके लिए भी वहां पे डॉक्टर्स मौजूद है। अगर मई के महीने की बात की जाए तो 5000 मरीजों का इलाज जो है मुफ्त किया गया है। और उसके अलावा जून के दौरान शुगर के 2892 मरीजों को ट्रीट किया गया है। और जो दूसरे अमराज के लोग थे, जो पेशेंट थे, उनमें 5532 जो लोग हैं उनको ट्रीट किया गया है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें आप क्लिनिक पे रश नहीं लगा सकते, क्योंकि एसओपीज को भी फॉलो करना है। क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना वायरस की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी एसओपीज बना दी गई है। तो अभी आप वहां जा सकते हैं, यकीनन जा सकते हैं। आप हमारी स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा होगा, आपने पहले फोन पे राब्ता करना है, फिर आपने क्लिनिक पे जाना है। और डॉक्टर आपको ऑनलाइन भी मशवरे दे रहे हैं, ऑनलाइन भी अद्वियात जो है उनकी जो फ्राहमी है उसको भी आसान कर दिया गया है। मेडिसिन आपको ऑनलाइन भी मिल रही है। इसके अलावा आपने फोन पे राब्ता करके जाना है, ताकि जो डॉक्टर आपके डॉक्टर हैं जो आपको वक्त दे, आपने उस वक्त जाना है, ताकि एसओपीज को भी फॉलो किया जाए और आपको ट्रीटमेंट भी दिया जाए। हम स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है, मैं भी रिपीट कर देती हूँ, 0300 14 मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 0300 14 8838। और इसके अलावा जो नंबर है वो है जी 04238
6556 ये जो नंबर है स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। आपने पहले फोन करना है, राब्ता करना है, अपना वक्त लेना है, उसके बाद आप जा सकते हैं। और शुगर के पेशेंट को तो ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे अमराज है, टेम्परेचर है या आपको कोई और बीमारी है तो भी आप जा सकते हैं। ये डिजर्विंग लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, टेस्ट फ्री है, हर चीज आपको यहाँ से फ्री मिल जाएगी। सर आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त काम किया जा रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कोरोना की वजह से दूसरे हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी वक्त नहीं, और यहाँ पे बिल्कुल फ्री आप देख सकते हैं। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता मेडिसिन, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता टेस्ट, वहां पे खतीजा वेलफेयर इतना जबरदस्त काम कर रही है। तरीके से इन हालात में भी करना और इतने लोगों को फ्री मेडिसिन और फिर आप इतनी बड़ी एडवर्टाइजमेंट कि आप आ जाए हम आपको फ्री देंगे, उनको प्रोवाइड करना इनके लिए बहुत बड़ा काम है। एंड सबको इसमें हिस्सा डालना चाहिए, हम सबको। और फैसिलिटेट भी किया जा रहा है कोरोना में कि आप लोग अगर नहीं आ सकते तो फोन पे राब्ता कीजिए, डॉक्टर आपको ऑनलाइन भी देख रहे हैं वहाँ पे। इतनी बड़ी ऑफर है माशाल्लाह, तो अल्लाह इनको अजर दे इंशाल्लाह। एंड ये बहुत जबरदस्त है प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। जुनैरा क्या कहेंगे? जुनैरा आपने तो देखा होगा पेशेंट कितनी मुश्किल वक्त में होते हैं, टेस्ट करवाना, मेडिसिन लेना, और फिर आपको देखा हमारे यहाँ तो घर में 1 या 2 मरीज जरूर होते हैं शुगर के, तो बड़ा मुश्किल होता है कि घर को भी चलाना है, किचन को भी चलाना है, फिर मेडिसिन, और वहाँ पे ये फ्री में काम किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कि जहाँ पे मरीजों को इतनी मुश्किलात होती हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और बाकी लोगों को भी इससे मोटिवेशन लेनी चाहिए, और ये जो नेक काम है इसमें हिस्सा डालना चाहिए। हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए जिस भी लिहाज से कर सकें। बिल्कुल। और जो है बाकी ये कि अल्लाह ताला ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। फैसल क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो लोग खतीजा वेलफेयर को सपोर्ट कर सकते हैं उनको चाहिए कि सपोर्ट भी करें, और जिनका हक है ना वो लोग आए, वो लोग राब्ता करें, ताकि जिनका हक है उनका हक ना मरे। ऐसा ना हो जो लोग अपनी अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग ना आए, बल्कि वो लोग आए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि पहले ये सिर्फ शुगर के लिए किया, जब देखा कि वहाँ पे मरीजों की तादाद ज्यादा हो रही है जिनको शुगर नहीं है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर इन्होंने मजीद डॉक्टर्स रखे और ये ट्रीटमेंट भी देना शुरू कर दिया। टेम्परेचर की मेडिसिन, इनके टेस्ट जो भी होते हैं ये भी बिल्कुल फ्री किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं फैसल की बात को सेकंड करूंगा कि जो लोग जिनका हक है वो लोग पहले वहाँ पे जाएं, और जो लोग इस नंबर को देख रहे हैं वो इसको मजीद वहाँ से नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आगे फॉरवर्ड करें, ताकि उन लोगों तक ये पहुँच जाए जो लोग इस वक्त प्रोग्राम को नहीं देख पा रहे किसी वजह से, तो ये स्प्रेड होना चाहिए। और खतीजा वेलफेयर बहुत अच्छा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। और ये लोग जैसे आप दूसरी चीजें शेयर करते हैं अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक पे, वहाँ पे भी कीजिए। और आपके इर्द गिर्द अगर आपको फील हो रहा है कि कोई पेशेंट है और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो आप इस नंबर पे राब्ता कीजिए, और आप जहां तक पॉसिबल हो आपको भी अजर मिल जाएगा क्योंकि आप भी उनकी हेल्प करें। और फिर इंशाल्लाह खतीजा वेलफेयर तो ऑलरेडी इतना जबरदस्त काम करे और अल्लाह ताला इनको अजर भी दे। जैसे वेलफेयर की बात हो रही है, वहां जुनैरा आपने देखा होगा ब्लड को देके मिसकॉन्सेप्शन बहुत ज्यादा है लोगों के। खवातीन को स्पेशली ये लगता है कि वेट ज्यादा हो जाता है जब आप अपना ब्लड देते हैं, ऐसा है कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी दुनिया की रिसर्च नहीं है, या कोई भी दुनिया में ऐसा रिसर्चर नहीं है जिसने ये प्रूव किया हो कि ब्लड डोनेशन से आप वेट गेन करें, बल्कि फ्रेश ब्लड आपका बन रहा होता है। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एक टोटल मिसकंसेप्शन है, और मैं इस प्रोग्राम के थ्रू अवेयरनेस देना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जहाँ हमारे मेल जो हैं वो ब्लड दे रहे हैं उनको कुछ नहीं होगा, वो साल में 4 मरतबा भी दे दें वो मोटे नहीं होंगे, लेकिन खवातीन एक बार भी दे देंगी तो वो मोटी हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो जुनैरा हर माह ब्लड दे रही होती है और वो मोटी हो जाती है, जो उसकी मदर इतनी मेहनत कर रही है ना उसको अच्छे खाने खिला के उसकी जरूरत पेश ना आती। आप देख सकते हैं वो बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट है। तो काइंडली थैलेसीमिया के पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो, अगर आप ब्लड दे सकते हैं और आप सेहतमंद है, जो क्राइटेरिया जैसे कि जुनैरा बता रही थी, अगर आप उसमें आते हैं, फिट हैं, तो काइंडली आप अपना ब्लड डोनेट करें, ये बहुत जरूरी भी है। जुनैरा आपने देखा होगा जब प्लाज्मा की बात आई तो इतने व्हाट्सएप ग्रुप बने, इतने फेसबुक, उसमें बहुत से नंबर्स ऐसे दिए जाते थे अटेंडेंट को, पेशेंट के अटेंडेंट को, जिसमें कोई जवाब ही नहीं आता था। ये बड़ा एक अजीब सिचुएशन देखने में आई, और जो अटेंडेंट था वो कहीं ना कहीं जिज भी हो जाता था कि भाई 200 नंबर आपने मुझे सेंड किया है और इसमें से एक बंदा भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा या एक बंदा भी फोन अटेंड नहीं कर रहा, ये इतने ज्यादा नंबर कैसे स्प्रेड हो गए? मुझे कुछ ऐसी लिस्ट थी जो थी कि ब्लड डोनेशन के लिए बनाई गई थी, और उसको मिसकंसेप्ट मतलब मिक्स कर दिया गया कि ये प्लाज्मा डोनेशन के लिए भी है। हर इंसान को कोरोना नहीं हुआ है,
अभी पाकिस्तान में हर एक बंदे को कोरोना नहीं हुआ। ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जिस इंसान को कोरोना हुआ ही नहीं है वो प्लाज्मा कैसे डोनेट कर सकता है। बिल्कुल। सो गलती यहाँ पे कुछ हमारी भी है कि इस तरह से कि कोई भी लिस्ट आती है तो हम फॉरवर्ड पे फॉरवर्ड करते जाते हैं। तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो बंदा आपको लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है आप उससे पहले ही फुर्सत में ही पूछ लें, सर इट इज वेरीफाइड, ये आपको कहाँ से मिली है। मेरे पास जिन दिनों कोरोना का केसेस बहुत ज्यादा थे, अब अल्लाह का शुक्र है थोड़ा कम हुआ है, जिन दिनों बहुत ज्यादा थे उन दिनों मेरे पास केसेस आ रहे थे तो बहुत स्पीड से मेरे पास लिस्ट भी आई, बहुत ज्यादा। एक ही टाइम पे लोग मुझे 12 लोग जो है वो एक ही मेरे पास भी कोई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी लोग राब्ता कर रहे थे, तो मैं भी आप जैसे जो यंग लोग थे उनके साथ मिलके फोन पे राब्ता कर रही थी। तो मुश्किलात ये देखने में आती थी कि जो अटेंडेंट होता था वो भी स्विच हो जाता था, जो देने वाला होता था वो कहते थे जी मेरा नंबर आपको किसने दे दिया। तो बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन देखने में आ रही थी। तो आप लोगों का बड़ा हौसला है जी, आप तो मुसलसल काम कर रहे हैं। इसके लिए यही है कि आप पहले वेरिफिकेशन करें। इवन कुछ लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि ये मेरे सर हैं, उन्होंने लिस्ट बनाई है, और फिर मैंने खुद ही से काम शुरू किया कि एक लिस्ट मुझे मिली तो मैंने उस पर कॉन्टैक्ट करना शुरू किया। आई स्टार्टेड विद द रेयर ब्लड ग्रुप्स, ओ नेगेटिव से मैंने स्टार्ट किया और एक को फोन किया इनवैलिड, दूसरे को फोन किया इनवैलिड, तीसरे को फोन किया रॉन्ग नंबर, चौथे को फोन किया रॉन्ग नंबर। मैंने बैठे बैठे पूरी लिस्ट ट्राई की एंड लिटरली एक भी नंबर जो था उसमें से सही नहीं था। आप देखिए ना, अटेंडेंट तो परेशान होगा जो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स को, फैमिली में किसी भी मेंबर को लेके परेशान है। आप उसको इतना फ्री टाइम तो नहीं ना कि 25-30 नंबर पे आप राबता करें और आगे से कोई भी एक बंदा भी वैलिड ना निकले। तो काइंडली कोई भी लिस्ट अगर आपके ग्रुप में आती है तो पहले ये देखिए कि सोर्स कौन सा है। जैसे अगर जुनैरा सेंड करी है या और हमारे यंगस्टर जो काम कर रहे हैं इनके साथ मुंसलिक है, अगर वो करें तो यकीनन वो ठीक होगी। दूसरा जुनैरा, अब मुझे बताइएगा, एक वक्त में अगर कोई सेहतयाब हो गया है, इंशाल्लाह बहुत से लोग भी होंगे मजीद, तो वो कितना प्लाज्मा कितनी बार डोनेट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हम ब्लड हर माह डोनेट कर सकते हैं ना, आपके सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो कितनी बार आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? एक ही पेशेंट को कर सकते हैं या एक वक्त में 1 या 2 को कर सकते हैं? पहले तो ये कि ब्लड आप हर माह नहीं दे सकते। ठीक है। फॉर ब्लड इट्स अ टाइम पीरियड, अगर आपने दे दिया तो आफ्टर 120 डेज यू आर एलिजिबल। 120 डेज, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर रेड ब्लड सेल डोनेशन या प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। आप पूरा ब्लड पैक दे रहे हैं तो उसके लिए आप एलिजिबल हैं आफ्टर 120 डेज। ठीक है। अगर आप ज्यादा हेल्दी हैं या आप बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं तो हम लोग अपने डोनर्स को, जो मेरे अपने टीम मेंबर्स हैं, आई एम ब्लेस्ड टू हैव देम, तो वो 3 मंथ्स बाद या 2.5 मंथ्स बाद दोबारा दे आते हैं इमरजेंसी केसेस में। या थैलेसीमिया के पेशेंट्स को हम लोग ज्यादा रखते हैं बिकॉज ब्लड फॉर ब्लड, मतलब उनके लिए ब्लड जो है वो लाइफ है, वो लाइफ। अगर उनको ब्लड नहीं मिला तो उनके मतलब ऐसा होता है कि कई बार हमें कॉल आती है उनके पेरेंट्स की कि प्लीज आप आज कर दें, नहीं तो हमारे हाथ से बच्चा निकल जाएगा। लाइक लिटरली दे आर क्राइंग। और कोरोना के दौरान तो ऐसा बहुत दफा हुआ है कि पेरेंट्स रो रहे होते थे कि मैम प्लीज आप कुछ कर दें। तो उस सिचुएशन में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सी फाउंडेशन ऐसी हैं जिन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। उन्होंने डोनर्स को जो है वो घर तक जो है वो इक्विपमेंट भिजवाया कि आप घर से ही ब्लड दे दें, हम पेशेंट को लगा देंगे। और बहुत सी ऐसी जगह पे ऐसा भी हुआ कि हमारे कुछ डोनर्स जो थे वो सेफ फील कर रहे थे कि हम किसी फाउंडेशन में दे दें इंस्टेड ऑफ अ हॉस्पिटल, बिकॉज वहाँ पे जर्म्स का थोड़ा कम खतरा है और हॉस्पिटल्स में ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए यही है कि आप जो है मतलब जी, उसके लिए यही है कि आप अपना जो ब्लड है एक तो 120 डेज के बाद दे सकते हैं। दूसरा जो अटेंडेंट को इतनी ज्यादा मुश्किल होती है बार बार कॉल्स करने में, उसमें यही हो सकता है प्लाज्मा डोनेशन। हाँ, प्लाज्मा डोनेशन की बात कर रहे थे ना, तो उसमें नंबर्स होते हैं, तो उसमें ऐसा हो सकता है जो बंदा कितनी बार कर सकता है, हम ये बात कर रहे थे ना। प्लाज्मा डोनेशन के लिए क्या, इफ यू आर रिकवर्ड तो आप आफ्टर 14 और 15 डेज बाद ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। वो भी आपका एंटीबॉडी टेस्ट होता है। अगर आपका एंटीबॉडीज का काउंट जो नॉर्मल हमारा काउंट है उसके ऊपर फॉल करता है तो आप एलिजिबल होते हो प्लाज्मा डोनेशन के लिए। ठीक है। एंड जब प्लाज्मा निकालते हैं तो आपका 600 ml का एक बैग निकलता है। सो अगर तो रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ पेशेंट्स को चाहिए होता है 300 ml, कुछ पेशेंट्स को चाहिए होता है 400, और जिनकी सिचुएशन जरा ज्यादा क्रिटिकल होती है उनको 600 चाहिए होता है। ठीक है। सो हम ऐसे करते हैं कि जहाँ पे 300 चाहिए होता है तो फिर हम 2 केसेस ऐसे ले लेते हैं कि जहाँ पे दोनों में 300 चाहिए, हम डोनर को भेज देते हैं और हम उसको कहते हैं कि आप अपना प्लाज्मा दे आएं, लेकिन फिर हम हॉस्पिटल में उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि आप इसको 2 जगह पे यूज कर लें। हम अटेंडेंट्स को कहते हैं आप ब्लड बैंक में चले जाएं और वहां से आप रिक्वेस्ट कर लें कि जो वो पेशेंट दे के गया उसका नाम और सारा रिकॉर्ड दे देते हैं एंड वो अपनी रिसिप्ट दिखाते हैं
और वहाँ से वो 300 ml का बैग रिसीव कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये डिपेंड करता है कि डॉक्टर बता सकता है कि और दोबारा प्लाज्मा एलिजिबिलिटी ये कि आप दोबारा प्लाज्मा देने के लिए आप दोबारा से 15 डेज बाद वेट करना पड़ेगा। देन जैसे ब्लड आप दोबारा देने के लिए आपको 3 या 4 मंथ्स का वेट करना पड़ता है, वहाँ पे प्लाज्मा के लिए आपको इतना वेट नहीं करना पड़ता, आप 15 डेज बाद दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ज़ाहिर साहब क्या कहेंगे, आप देख रहे हैं हमारी यूथ कितना काम करिए। हम लोग अक्सर बात करते हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है सोशल मीडिया पे देखने में आती है, तो हम अक्सर क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं कि काइंडली जाग जाइए, आपका मुल्क है, हमारे यहाँ 64% यूथ है, आप में इतनी एनर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। वहां पे इतनी खुशी होती है जब जुनैरा जैसे लोग और इनके साथ जितने भी लोग हैं वो सब इतने यंग है, हमारे 21, 22, 23 ईयर्स ओल्ड, इतना जबरदस्त काम करे। क्या कहेंगे, और स्पेशली खुद जा के लोगों को कह रहे हैं कि काइंडली दूसरों को हेल्प कीजिए। माशाल्लाह जिस तरह ये बता रही है, मैंने बहुत सारे यंग बच्चे बच्चियां देखे, मैंने केपी में जाके देखे, वो बच्चे बच्चियां काम कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि हम आम बंदे के लिए बड़ा सिंपल सा होता है ना कि बात सुन ली कि ब्लड डोनेशन और थैलेसीमिया, लेकिन आप 1 मिनट के लिए अपने माइंड में रखें कि वो जिसका बच्चा है, जिसको चाहिए उसी दिन ब्लड हर हाल में चाहिए, उसके लिए कितनी बड़ी बात है ये, और वो ये कितना बड़ा अजर ये लोग कमा रहे हैं। और दूसरा ये बात है जो आप कह रहे हैं सोसाइटी में बेसिकली ना आजकल हम अब देख रहे हैं कि पूरी एक ये जो जनरेशन है, हम लोग रिसर्च से, हमें लगता है कि रिसर्च के बहुत वेज हैं हमारे पास, इट्स वेरी इजी, आप गूगल करो आपको सब पता चल जाता है, बट आपको ये नहीं पता होता कि गूगल के जिस वो जो सोर्स आप पढ़ रहे हैं क्या वो सोर्स भी ऑथेंटिक है, क्या आपके पास है, ये नहीं पता। फिर हमारे यहाँ ना एक और प्रॉब्लम हो गया है, मतलब इस आप देखेंगे पिछले 20-25 सालों से, अब देखेंगे जब से ना ये रैशनल वेज ऑफ नॉलेज आया ना, मतलब कि आप अक्ली जो आप समझते हैं कि इफ यू आर अ डॉक्टर देन इट्स मींस यू नो एवरीथिंग, इफ यू आर अ लॉयर आपको सब पता है, वकील है, ओके। तो इस जमाने में जहाँ पे एक बंदा, मैं हूँ तो मैं 2 से 3 जिंदगियां जी रहा हूँ, ओके, और उसी वजह से मेरे अंदर इनर करप्शन आ रही है। तो ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में इस तरह के लोग जो नेचुरल वे ऑफ नॉलेज को लेके, जो असल हमारा जो ओरिजिन था, कुरान जो हमें कहता है कि आप लोगों की हेल्प करो, जो हमारा दीन कहता है, इसको जो इस दौर में लेके चल रहा है, जैसे खदीजा वाले लेके चल रहे हैं या ये चल रहे हैं ये बच्चे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इंशाल्लाह इन्हीं को देख के तो हमें लगता है कि इंशाल्लाह भी दुनिया में अच्छे लोग हैं। और जाहिर साहब आपने देखा होगा कि हमने यूथ की जो सोच है उसको चैनलाइज कर दिया। आप अपनी एनर्जी को लगाइए, इस काम में लगा लीजिए, क्योंकि इसमें बड़ी एनर्जी चाहिए, आपको बोलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, तो बड़ी खुशी होती है। तो काइंडली अगर आप इस वक्त कुछ नहीं करे तो इनका साथ दीजिए, इन लोगों की हेल्प से ना, देखिए हम लोगों में, हमारे मुल्क में ये है कि जब कोई भी चैरिटी वाला इदारा आपसे बात करता है तो पहला ये माइंड में आता है कि इनको पैसे ही चाहिए होंगे, लेकिन नहीं, जब जैसे ये काम कर रही है, ये खदीजा फाउंडेशन काम कर रहे हैं, वेलफेयर ट्रस्ट ये काम कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं कि इनकी हेल्प ऐसे भी हो सकती है कि प्रमोट देम, कि लोगों को बताओ, कोई ना कोई देखें। अब अगर मेरे कॉन्टेक्ट्स में अगर 20 लोग हैं, मैं बताता हूँ तो 2 लोग तो इनकी हेल्प करेंगे, अगर मैं नहीं भी कर, वो भी एक किस्म की हेल्प ही है। लेकिन हमारे यहाँ एक ही बात आती है कि नहीं यार बस वो शायद वो पैसे ही उनको चाहिए, तो सारी चैरिटेबल पैसे नहीं लेते। फैसल से भी पूछूंगी, फैसल आप देख रहे हैं कि हमारी यूथ बड़ा जबरदस्त भी काम कर रही है। देखिए हम जब यूथ को क्रिटिसाइज करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि काइंडली अपनी सोच को चैनलाइज कर लीजिए, अच्छी चीजों में अपनी एनर्जी को लगाइए। तो आप क्या कहेंगे, बहुत बड़े लोग, काफी ज्यादा लोग अब इनके ग्रुप्स बनना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह से, और पॉजिटिव चीजों पे बन रहे हैं, मतलब ब्लड हो, आपको किसी को हेल्प करना हो, इंटरव्यूज हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें एक दूसरे से राब्ता करते हैं। मैंने इनको देखा है सोशल मीडिया पे, एक स्टेटस लगता है कि जी फलां को ये चीज चाहिए और बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स आता है, जी मेरे पास ये चीज है। ये बड़ी पॉजिटिविटी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। हमें उन चीजों से बाहर निकलना होगा कि हम लेग पुलिंग कर रहे हैं, हम जेलस से हो रहे हैं एक दूसरे से, वो अब सेपरेट हो गए, वो लोगों का एक अलग ग्रुप हो गया है। उन चीजों से निकलना होगा, उनको भी अपना पॉजिटिव माइंड करना होगा, ऐसे लोगों का साथ देना होगा जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो माशरे को चेंज करना चाहते हैं, अपनी सोच चेंज कर रहे हैं, दूसरों की सोच चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यार उसका नहीं भला हो रहा ना तो ना हो, हमारा तो भला हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उसका भी भला करें, अल्लाह ताला आपको भी जज़ा देगा, उसकी आपको भी उसका अजर मिलेगा। बिल्कुल। और आपको पता है फैसल, इंसान वैसे बड़ा मुतमईन होता है किसी को हेल्प करके ना, और स्पेशली जब आप अपने एज फेलो को हेल्प करते हैं ना, और वो जो इसकी एक स्माइल होती है और वो थैंक यू करना, और उससे पता है क्या होता है, आप खुद भी खुश रहते हैं, ये आपके लिए फायदा है, आप में पॉजिटिव चीजें आएंगी, आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप खुश रहेंगे, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप क्या ये काम भी कर सकते हैं। फैसल
न्यूज एंकरिंग की बात अगर की जाए तो कैसा लगा इधर आके? बिल्कुल हट के चीज है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के आपने पढ़ना है, उसका ख्याल रखना है, हर चीज का ख्याल रखना है, ज्यादा एक्सप्रेशन भी नहीं देने, कहीं कहीं दे भी देने हैं। एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट किया रिपोर्टिंग से। अच्छा, एक छोटा सा अदारा था शौर न्यूज़, वहाँ से एक वेब टीवी था, वहाँ से मैंने स्टार्ट लिया और फिर वो स्टार्ट लिया, उसके बाद फिर मैंने रोड शो करने स्टार्ट किए। अच्छा, और रोड शो जब मैंने किए तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस ज़रा बिल्ड हुआ और फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यूज़ करना शुरू किए एंटरप्रेन्योर्स के। तकरीबन मैंने 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज़ किए और उन इंटरव्यूज़ के बाद फिर मैं इधर आया हूँ न्यूज़ कास्टिंग की तरफ और अभी मैं ट्रेनिंग के सेशन में हूँ, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं चलता जा रहा हूँ। और रोड शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि बड़ा प्रेशर होता है, आपको तो पता ही नहीं होता कौन से लोग मिल जाएंगे, लोग मजाक कितना उड़ा रहे होते हैं माइक में, इतनी ज्यादा आपने देखे होंगे वो फनी क्लिप्स आ जाते हैं, एंकर बेचारा बात कर रहा है, ये रिपोर्टर तो पीछे से लोग अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं, लेकिन इससे कॉन्फिडेंस भी काफी बिल्ड होता है। रोड शो में आप कोई भी बात कर लें तो अगला बंदा यही आपको जवाब देगा कि हुकूमत ने ये कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया। आप उसको कहो कि यार ट्रैफिक सही नहीं चल रही आपकी वजह से, उसने यही कहना हुकूमत की गलती है। हाँ। उसने अपनी गलती माननी ही नहीं। हुकूमत का बंदा आके इनको यू टर्न करवाए, उनको बताए कि जी आपने इधर से राइट टर्न लेना है, आपने यही तो मसला है हमारी आवाम का कि वो कुछ भी कर ले, कोई भी गलती कर ले। एक चाहती थी तभी बता दी गई है, तो वो मैं ही सोचती थी कि गवर्नमेंट का कौन सा बंदा आके आपके हाथ दिलवाएगा, जनाब आए हम आपके हाथ दिलवाएंगे। ऐसे ही है। मैं एक रोड शो कर रहा था, उसमें मैंने कहा कि यार आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, उसने आगे से कहा यार इमरान खान की गलती। अब मैं उसको क्या जवाब दूं? अच्छा, मतलब ऐसे लोग ऐसे होते हैं। मैंने एक रोड शो फनी कर रहा था, मैंने उसमें कहा कि इर्तुगरुल ड्रामे में कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा, उसमें उसको कह रहा है कि वो रीमा का कैरेक्टर अच्छा। अब आपको पता ही नहीं है, जिसका पता नहीं आप जवाब क्यों दे रहे हो? फनी शो कर रहे थे ना, लोग भी तो फनी है हमारे यहाँ। तो मैं हैरान था कि यार ये ऐसे ऐसे लोग भी पाकिस्तान में, लेकिन हमें थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। ये जो हम हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, हुकूमत की तरफ ही सब कुछ डाल देते हैं, ये हमारी गलती है, हम अपने आप को सही नहीं कर रहे और हमें अपनी जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेगी। तो अच्छा, रोड शो में कोई ऐसा बंदा याद है जिसने आपको बहुत तंग किया हो, या आपको लगा हो कि हाय अल्लाह आज मैं अपना शो कैसे कंप्लीट करूंगा? क्योंकि मैंने 2 चीजें ऐसी देखी है उस पे सोशल मीडिया पे। तो है कोई है लोग? बिल्कुल ऐसा है। कुछ लोगों को टीवी पे आने का शौक होता है ना, वो बात कुछ कर रहे होते हैं, जवाब कुछ हो रहे हैं, देख कैमरे की बिल्कुल ऐसे है। मैं ट्रैफिक पे एक रोड शो कर रहा था, तो रास्ते में ना एक आदमी मुझे मिल गया, तो वो मुझे कहता है कि आप क्यों रोक रहे हो इनको? मैंने कहा मैं रोड शो कर रहा हूँ। तो कहता अपना कार्ड दिखाओ। मैं कार्ड उस टाइम मेरे पास नहीं था, मैं घर भूल गया। तो वो मुझे कहता है कि क्या मसला है, आप क्यों, कौन होते हो करने वाले रोड शो, आप क्यों कर रहे हो, आवाम को तंग कर रहे हो, आपकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो रही है। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये बंदे को क्या हो गया? ऊपर से वो फिर पुलिस वगैरह इकट्ठी हो गई, तो फिर वो जरा मसला बना था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हुआ। फिर उसके बाद कभी नहीं भूले होंगे कार्ड? हाँ, कार्ड बिल्कुल, मतलब कुछ ना कुछ आपने लर्न कर लिया ना कि कार्ड नहीं भूल के जाना, अपने साथ लेके जाना बड़ा जरूरी है। ठीक हो गया। खाकी साहब से बात करेंगे। आप देख रहे हैं यंगस्टर्स को कैसे काम करें माशाल्लाह से। अभी हमारे सिंगर भी काफी ज्यादा आगे आ रहे हैं, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम उनको भी देखने में आती है ना। उनका भी ये कहना है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है उस तरह से, जो एक इवेंट्स होने चाहिए या टैलेंट हंट वाले इवेंट्स होने चाहिए, ताकि प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि नए लोग आगे आएँ। तो अब क्या कहेंगे आप, ऐसा ही हो रहा है? ये बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जैसे इन्होंने अभी फाउंडेशन बनाई है, मुझे मतलब ऑब्वियसली इनके चैनल पे या इस तरह की जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं, जितने भी यंगस्टर्स हमारे बहुत से लोग हैं जो अभी मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या करना है, अपना टाइम कैसे किल करें, बिल्कुल मतलब एक्टिविटीज़ उस तरह से नहीं रही। तो वो अगर अपने आप को इनकी एसोसिएशंस जो भी फाउंडेशंस वगैरह हैं इनमें रजिस्टर्ड करवा लें। अगर हमारे जितने भी यहाँ पे घर हैं, अगर लाहौर की बात की जाए, यहाँ पे अगर 10 करोड़ घर हैं और एक एक बंदा अपने आप को रजिस्टर्ड करवा ले किसी फाउंडेशन, किसी भी फाउंडेशन में जो उसके करीब हो, तो वो आप समझेंगे कि तमाम लोग ही उस काम में जुट जाएंगे और किसी को किसी की भी ज़रूरत होगी तो वो मायूस नहीं होगा कि नहीं मिल रही। बिल्कुल, क्योंकि अभी हो ये रहा है कि अगर एक इलाके में 500 घर हैं तो उनमें से सिर्फ 2 घर फाउंडेशन के साथ रिलेट कर रहे हैं, उनके कोई 2 लोग रजिस्टर्ड हैं, बाकी जितने 498 घर हैं उधर से कोई रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसीलिए ये काम अभी थोड़ा मुश्किल भी है। इनको भी काफ़ी जगह पे प्रॉब्लम आती होंगी कि जब ये कांटेक्ट करते होंगे वो अवेलेबल नहीं है, या कहता होगा मैं तो अभी दे चुका हूँ, मैं शहर से बाहर हूँ, मतलब ये रेयर है। तो ये इस चैनल पे यकीनन आप ये लोग ये करें कि तकरीबन घर घर पे इस चीज़ को आप टीवी पे चैनलाइज करें कि हर बंदा अपने एक कोई भी जो यंगस्टर्स लड़का है या
फीमेल है वो रजिस्टर्ड करवा ले किसी फाउंडेशन में। उससे ये हो जाएगा कि आपके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होगी, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होगी कि किसी भी काम बड़ी को टीम बन जाएगी, बहुत बड़ी टीम बन जाएगी और इस तरह से काम मजीद फैल भी सकता है। और आप बिल्कुल, ये तो आपने एक अच्छा आइडिया दे दिया। अब हम वापस आपके सवाल पे आते हैं कि आप जो नए लड़के लड़कियां हैं जो सिंगिंग में आना चाह रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम देखने में आती है, उनको प्लेटफॉर्म्स वैसे नहीं मिल रहे जैसे होने चाहिए, उस तरह के प्रोग्राम्स नहीं हो रहे, या उस तरह से उनको आगे नहीं लाया जाता। जब एक वक्त में था एल्बम्स बना करते थे, लोग वेट किया करते थे। ऐसे एक्चुअली अभी आपको पता है, एक तो ये कोरोना की वजह से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्टॉप हो चुकी हुई हैं, और दूसरा जो जितने भी चैनल्स हैं, इन चैनल्स को ऑब्वियसली एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोग्राम ज़रूर करना चाहिए जिसके अंदर न्यू टैलेंट्स को, हर चैनल को चाहिए कि इंटरटेनमेंट चैनल को वो एक न्यूज़, एक टैलेंट हंट का प्रोग्राम करें। जरूर करें, बिल्कुल ऐसे ही है। जाहिर साहब से बात करेंगे। जाहिर साहब फाउंडेशन की बात साथ साथ चल रही है, साथ सोशल वर्क भी कर रहे हैं। जाहिर साहब आपने डॉक्यूमेंट्री बना ली, अब आप माशाल्लाह से एक फिल्म पे काम करना चाह रहे हैं। पहले करना चाह रहे थे, चले वो नहीं हुआ, उसमें भी अल्लाह की रजा होगी इंशाल्लाह। अभी जो फिल्म के लिए कर रहे हैं उस पर होमवर्क स्टार्ट कर दिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मेरा मतलब एक 6 मंथ से, क्योंकि जब 1 साल पहले जब मेरे साथ वो सारा कुछ हुआ ट्रेजेडी, तो मैंने कहा छोड़ो। लेकिन फिर मुझे, क्योंकि आपको पता है अब एक बंदे के अंदर जब होती है एक चीज़ तो वो कहता है नहीं, उसको सुकून ही नहीं आता, नहीं करना है। तो देन मैंने फिर दोबारा से दोस्तों को इकट्ठा किया जो मेरे यूनिवर्सिटी फेलोज थे, फिर हम सब उनमें से अब स्टेन कर लीजिए ना अच्छे दोस्त जो काम करेंगे साथ। नहीं, वो अब ऐसा ही किया कि एक टीम बनाई जो इंटरनेशनल है, मतलब हम अब हो जाएगा। तो वो हमने फिर उस पर अब काम स्टार्ट कर दिया। बेसिकली इट्स एक नया ट्रेंड हम लेके आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको याद होगा कि 80s में और 90s में उस्मान पीरज़ादा साहब ने आर्ट्स फिल्म पे काम किया था, और उनका एक वो आया था, वो एक कर रहे थे, थिएटर भी कर रहे थे, लेकिन सडनली एकदम से कमर्शियलिज्म ने ऐसे इसको, वो एक सुनामी आया और वो सारा कुछ ही कमर्शियल हो गया। मतलब आज भी रफी थिएटर वो काम कर रहे हैं अभी भी। अच्छा, मुझे उस तरह नहीं था, लेकिन चलें। अच्छा, तो अब मैं आई वांट टू रिक्रिएट दैट एयर। एक्चुअली मैं वो जो है, मैं ईरानियन जो आर्ट मूवीज़ हैं वो वाला थीम वापस में ला रहा था इस मूवी में अपनी। बेसिकली इट्स आई विल नॉट डिस्क्लोज, ऑब्वियसली यू गाइस डोंट माइंड, मैं वो डिस्क्लोज पूरा नहीं करूँगा, बट बेसिकली इट्स अबाउट अ मदर, अ स्ट्रगलिंग मदर जो विडो है और 3 बच्चों को लेके, तो वो इस सोसाइटी में कैसे रहती है, कैसे सर्वाइव करती है, उसको क्या प्रॉब्लम्स है, एक कॉमन पर्सन को क्या प्रॉब्लम्स है। ये बेसिकली ये जो मूवी है इसका एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत ही मतलब स्लो होगा, एंड इट्स अ ब्लैक एटमॉस्फेयर, डार्क टाइप होगा, कोई इतना वो शोक शाख और वो नहीं होगा, ग्लैमर नहीं होगा। तो आपने कास्ट कर लिया, अपनी टीम बना ली, आपने कौन सा कैरेक्टर कौन करेगा, या इस पे काम अभी करना है? इस बार मैंने पूरी प्लानिंग की कि मुझे कैसे करना और कास्टिंग कैसे करनी है। इस बार मैंने ये किया कि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस से ये हुआ कि मुझे लगा कि यार मुझे इसलिए नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा कि ये बंदा नया है, और मुझे बड़ा इजी लेते हैं कि मतलब मैंने एक बार एज एन असिस्टेंट भी किसी के साथ काम करने की सोची ना, तो जैसे आप पहले बात कर रही थी कि वो फील्ड में ना काम किया और किताबों में पढ़ के आए हो, तो वो तो जब वो मैं आया तो मुझे वो उन साहब के साथ मैंने 15 दिन काम किया, तो 16 दिन मैंने कहा सर मैं नहीं काम कर सकता आपके साथ। कहते क्यों नहीं काम कर सकते? मैंने कहा मुझे तो लैंग्वेज नहीं समझ आती आपकी, मतलब हम कहते हैं सीन ब्लॉक करें, हम मेरे माइंड में वो होता है, यहाँ पे कुछ और चल रहा होता है। तो फिर मैंने कहा कि मुझे ना पंजाबी फिल्म बन रही थी या उर्दू? इट्स उर्दू मूवी बन रही थी एक, वो बन नहीं सकी, वो जिस वजह से नहीं बन सकी उसी वजह से मैंने भी छोड़ा था, वो मुझे पता था नहीं बनेगी, तो वो मैंने कहा भाई मुझे यहाँ से निकाले। अब ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है। आप प्लीज आप सब लोगों से है कि आप लोग इंशाल्लाह। अच्छा, कास्टिंग में कोई प्रॉब्लम आई लोगों को कि फलां करैक्टर फलां बंदी करेगी, एक आइडियलाइज कर लेते हैं ना, जैसे इन्होंने जिक्र किया कि सबा कमर हर तरह के वो करैक्टर कर सकती, बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका एक एक्टिंग का जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग एक एक्टर है। तो आपने कुछ लोगों को, नामवर लोगों को इसमें ऐड किया? पहली ट्राई मैंने बड़े लोगों से ही की थी, क्योंकि फाइनेंशियल बड़ा था। मैंने कहा बड़े लेवल पे जाऊंगा, आपको एक शौक भी होता है बड़े लेवल पे क्या मैं, लेकिन वहाँ से ऑनेस्टली आपने बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया। अब मैं बोलूंगा तो मैं मतलब बात भी हो जाए, ये है कि
जितना भी है ना, मतलब मैंने देखा है कि जो आप जिनको आप आइडियल आपने बनाया हुआ है ना, जो बड़े लोग हैं, उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें और ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने में और देखने में मिलती हैं कि बंदे की रूह कांप जाती है कि यार ये बंदा, इसको हम इतने सालों से देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये हो रहा है। और क्या होता है कि मैं जैसे कहूँ एज अ डायरेक्टर मुझे ये फील हुआ कि वो जो आप कुछ भी नहीं कर सकते उनके खिलाफ, क्योंकि वो हीरो है इस कौम के, वो एसेट्स हैं। आप जाएंगे, आप उनके साथ कुछ करेंगे, आप वो पेपर, वो साइन हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट लेके अदालतों में फिरते रहेंगे। उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आप रोंदेगे, आपका कैरियर ही खत्म हो गया, फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है वहां पे, मतलब आपको अपना पैसा जाए। ऐसी चीजें फेस करनी पड़ी ऑब्वियसली मुझे तो मैं तो थोड़ा ब्लंट मैं बोल रहा हूँ, मुझे फेस करनी पड़ी, हर डायरेक्टर को फेस करनी पड़ी। और मुझे एक नई चीज पता चली, यूनिवर्सिटी के दौर में नहीं पता चली, इतने मुल्क फिरे नहीं पता चली, जहाँ पे पता चली कि मर्द भी हरास होते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि औरतें हरास होती हैं, मर्द भी हरास होते हैं, और इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे जो आपकी इंडस्ट्री है, फिर मैंने काम किया, मैंने वो जो लोग थे उनकी कैटेगरी अलग करनी शुरू कर दी। मैंने उनके कॉन्टेक्स्ट में उनको एक अलग उनका नाम रख लिया मैंने। अच्छा, ये लोग इनसे नहीं करना। मैं नाम बिल्कुल नहीं पूछूंगी, मुझे पता है कि बड़ा जबरदस्त नाम होगा कोई उनका। अच्छा फिर नहीं मैं आप बता रहा हूँ। अच्छा फिर यहाँ पे ना काम का, अब देखिए कमर्शियलिज्म इतना आ गया। अब मैं एक दिन देख रहा, आप देखिए कि सिटकॉम में 6 मिनट का सीन है, मतलब ऑडियंस कैसे बैठ के 6 मिनट 2 बंदों की बात करते हुए सुनेगी, मतलब इस तेजी के जमाने में। फिर एक डायलॉग आ रहा है, लड़का लड़की को कह रहा है यार तू बड़ी बेफजूल है, मतलब किसी ने लिखा होगा यार बेफजूल, तो बेफजूल क्या फजूल क्या है, बेफजूल मींस यू आर नॉट फजूल। ये चीजें चल रही हैं, पब्लिक देख रही है। तो मेरी अम्मी मुझे अक्सर कहती है कि आप जाहिर इतना क्यों तनकीद करते हो इन पे, तो ये देखो लोग, दुनिया देख रही है इनको, दुनिया पसंद कर रही है। तो मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि अम्मी दुनिया को अब अच्छी चीज नहीं देखने को मिल रही, तो उसको अंधों में से काना चुनना है, तो वो उसके पास बेचारे के पास टाइम नहीं है, वो यही देख रहा है, अब वो वही चल रहा है और वो देखा जा रहा है। बिल्कुल, इस बारे में बात करेंगे कि क्या ऑडियंस के पास ऑप्शन नहीं है या हमारे पास ऑप्शन नहीं है उनको कंटेंट देने की, और जब अच्छी ऑप्शन मिली तो लोगों का रिएक्शन कैसा था, सोशल मीडिया पे कैसा रिएक्शन रहा, इस बारे में भी बात करेंगे। मेरे ख्याल एक गाना सुन लेते हैं, फिर हम लोगों को थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज भी करेंगे और इस्लाह भी करेंगे उनके साथ साथ। प्लीज जा जा रे जा, जा जा रे जा, जा जा रे जा, जा जा रे जा। मैंने तुझे भुला दिया, भुला दिया, भुला दिया, भुला दिया। मुझ में ही तू मकी थी, मुझ में ही लापता, मंजिल मेरी तू ही थी, तू ही थी रास्ता। मुझ में ही तू मकी थी, मुझ में ही लापता, मंजिल मेरी तू ही थी, तू ही थी रास्ता। फिर भी मुझे मिला ना तेरा ये क्यों आसरा, क्यों आसरा, क्यों आसरा, क्यों आसरा।
बारिश की तरह तूने मुझको भिगो दिया, जल तल सी हो गई है इतना मैं रो दिया। बारिश की तरह तूने मुझको भिगो दिया, जल तल सी हो गई है इतना मैं रो दिया। फिर भी मुझे आशिकी का ये सिला मिला, सिला मिला, सिला मिला, सिला मिला। जा जा रे जा, जा जा रे जा, जा जा रे जा, जा जा रे जा। मैंने तुझे भुला दिया, भुला दिया, भुला दिया, भुला दिया। वेरी नाइस, जबरदस्त। किसे भुला दिया? इट्स जस्ट सॉन्ग। ठीक हो गया, मैं कहा शायद मुझे राम से बताने लगे कि मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था और वो था, लेकिन आपने कहा ये जैसा शौक। अच्छा, हम लोग साथ साथ फैसल से भी बात कर रहे थे, उनकी न्यूज़ एंकरिंग की भी और एक्टिंग की भी। अगर बात की जाए आपके एक्टिंग की और न्यूज़ की, तो दिल के करीब क्या है? एक्टिंग। एक्टिंग। और अच्छा, न्यूज़ से होस्टिंग से फ़ायदा हुआ एक्टिंग में कोई? हाँ, एक्सप्रेशन अच्छे होते हैं, ज़्यादा अच्छे हो गए। ठीक हो गया, मतलब काफी फायदा होगा कैमरा हैंडलिंग का और एक्सपीरियंस हुआ ना दूसरों को ऑब्जर्व करने का। तो आपको लगता है आउटडोर ज्यादा अच्छा काम हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है जी। और मैंने जितना भी काम किया है आउटडोर, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ठीक हो गया। फैसल, जैसे आप जिक्र करें आउटडोर अच्छा काम किया, हमारी जो एक इतनी प्यारी सी क्यूट सी एक सोशल वर्कर है, वो एक अच्छी डिबेटर भी है, तो कब से डिबेट कर रही हैं? I have been doing debating from last 7 years. 7 years, माशाल्लाह। नेशनल लेवल तक मैं अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती रही हूँ, और जो मोटिवेशन है वो मुझे अपनी बड़ी बहन से मिली थी डिबेटिंग की, और जो जोश और वलवला है वो मेरे वालिद साहब की तरफ से मिला था। घर से सारी चीजें अडॉप्ट कर ली आपने? हाँ जी, घर से सब कुछ अडॉप्ट किया। ये एक कह भी सकते हैं कि इनहेरिटेड था हम सब बहनों को अब्बू की तरफ से। लाइक जो वो जोश और वलवला और जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होता है बोलने का, ऑडियंस को फेस करने का, वो मुझे मेरे अब्बू की तरफ से मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम चारों बहनें डिबेटर हैं, एंड चारों के चारों ही नेशनल लेवल तक हम लोग वी हैव क्वालिफाइड। अच्छा, माशाल्लाह। सुनैना, हमारे यहाँ बहुत कम लोग उर्दू डिबेटिंग की तरफ आ रहे हैं ना, जबकि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि होना चाहिए, और हर यूनिवर्सिटी में ज़्यादा से ज़्यादा इनको ज़रा ना थोड़ा ओल्ड फैशन सा कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी में मिलता है। अच्छा, उर्दू डिबेटिंग ओके, जबकि ये एक बड़ा अहम काम है, और बोलना और अपनी उर्दू को समझना, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को अभी तक उर्दू का नहीं पता, सही तलफ़्फ़ुज़ का नहीं पता, तो उसके बावजूद आपने इसी को सिलेक्ट किया? मेरा इंटरेस्ट जो था वो उर्दू की तरफ, व्हेन आई टुक अ स्टार्ट, तो मेरी पहली डिबेट जो थी वो इंग्लिश में थी। अच्छा। बट मुझे जब मैंने इंग्लिश में बोला तो वो इतना अच्छा नहीं था, मजा नहीं आया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया, ऑडियंस को भी नहीं आया, एंड पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस मुझे भी नहीं आया। हाँ। मुझे एक वो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं मिली कि मैंने जो अल्फाज के साथ आपका रिलेशन होता है वो नहीं नजर आया, और एक्सप्रेशंस के साथ भी मेरा रिलेशन नजर नहीं आया, मैं उतना अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाई। देन आई चेंज माई माइंड, मैंने कहा नहीं चलो कोई बात नहीं, अगर इंग्लिश में नहीं हुआ तो उर्दू में ट्राई करते हैं, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को ना। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे एक उर्दू में थोड़ा इंटरेस्ट शुरू से भी थोड़ा ज्यादा था, तो मैंने उर्दू की तरफ थोड़ा रुझान बढ़ाया कि कोई बात नहीं उर्दू में बोलते हैं। और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, हम देखते हैं कि ये, इवन मेरी दोनों बड़ी बहनें वो इंग्लिश डिबेटर हैं, तो वो मुझे कहती तुम कहाँ से उर्दू में निकल आई हो, मतलब हम दोनों इंग्लिश में करते हैं और तुम्हें कहाँ से जुनून आ गया कि तुमने उर्दू में बोलना है। बट मेरी जो टीचर थी एक, आई एम थैंकफुल टू हर, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया
मतलब वो बैठा करती थी मेरे साथ और मुझे 2-2 घंटे सिखाती थी कि तुमने एक्सप्रेशन कैसे देने हैं, तुमने कैसे खड़े होना है, तुमने कैसे बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है, कैसे आई कांटेक्ट मैनेज करना है। शी टॉट मी एवरीथिंग अबाउट डिबेटिंग। और फिर वहीं से अपने स्कूल से बनती बनती में निकली एंड देन आई स्टार्टेड इन कॉलेज एंड देन फिर यूनिवर्सिटी में भी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिप्रेजेंटेड माय यूनिवर्सिटी एट नेशनल लेवल, यूईटी, नैब की डिबेट्स में, सीएम डिबेट्स, आई हैव रिप्रेजेंटेड माय यूनिवर्सिटी। अच्छा जुनैना, जैसे आपने जिक्र किया कि आपने फैमिली से ये चीजें अडॉप्ट की और आपको लगा कि मैं ज्यादा अच्छी, और टीचर भी एक अच्छे काउंसलर भी होते हैं, उनको आइडिया भी हो जाता है कि स्टूडेंट में ज्यादा कौन सी खूबी है, कौन सी किस चीज को लेके वो आगे आ सकते हैं। वहीं पे कम लोग हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, अभी कुछ लोग ज्यादा आना शुरू हुए हैं या मजीद कम हो रहे हैं उर्दू डिबेटिंग में? उर्दू डिबेटिंग में मेरा नहीं ख्याल के कम हो रहे हैं, बिकॉज जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मतलब उर्दू के इतने लोग होते हैं इतने लोग होते हैं कि कई दफा अगर मैं सिर्फ आधा घंटा भी लेट हो जाऊँ ना रजिस्ट्रेशन में, तो मैं अगर पूछने जाऊँ ना कि सर मेरा नंबर कौन सा है, तो दे आर लाइक 58, 79, तो वो सुनते साथ ही मुझे धचका लगता है कि नहीं, मतलब मैं शायद इतनी लेट हो गई हूँ। तो उर्दू की डिबेटर्स कम नहीं है, मेरा ख्याल है कि कहीं ज्यादा प्रमोट नहीं किया जा रहा, प्रमोट भी नहीं किया जा रहा, और कहीं पे जो आप कह सकते हैं कि बाइस्ड हो जाना, जजेस बहुत ज्यादा हमारे बाइस्ड हैं। मतलब मैं ओपनली कह रही हूँ उस प्लेटफॉर्म के थ्रू, हमारे जजेस बहुत बाइस्ड हैं। अगर जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे ने बोलना है स्टेज पे, उस यूनिवर्सिटी के टीचर को आप जज कैसे बना सकते हैं? मतलब आपकी अपने इंस्टीट्यूशन से, अगर मैं अपनी बात करूं, उस डिबेटिंग जो सोसाइटी उसके जो जजेस हैं जो आपको जज करके रिजल्ट देते हैं, मैं क्या क्लियर कर लूं कि वो लोग होते हैं, अच्छा वो टीचर ही जज बन जाते हैं, वही जज करे होते हैं जो उनके जिस तरह डिपार्टमेंट्स के टीचर हैं, जिस तरह इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं तो दे आर जजिंग इंग्लिश डिबेटर्स, कि वो इंग्लिश के डिबेटर्स को, और अगर उर्दू डिपार्टमेंट के जजेस हैं तो वो उर्दू के स्टूडेंट्स को। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अगर 5 या 6 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही हैं तो जो जजेस जो टीचर्स आपको जज कर रहे होंगे वो कोई 7वीं 8वीं यूनिवर्सिटी के होंगे जिनके अपने बच्चे वहां ना हो, तो फिर वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा बोल रहा है। वैसे ऐसा होता है कि अगर पार्टिसिपेंट्स लाहौर के हैं तो GCUF या जो बाकी यूनिवर्सिटी उनके जजेस आते हैं, बट जब नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन होता है तो ऑब्वियसली जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर वेलकम फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, आप किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, true. तो जब आ रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी के जजेस बिठाने का मुझे नहीं समझ में आता कि क्या कॉन्सेप्ट है। आप बिठाओ ही ना। ऐसा 2-3 जगह पे हुआ है कि आई वेंट देयर और मेरा टॉपिक था मिलावट से पाकिस्तान, और जब मैंने डिबेट कर ली, सब कुछ हो गया एंड पोजीशन अनाउंस हुई, तो जिस बच्चे की डिबेट, उसने डिबेट नहीं लिखी थी, उसको शाम को कॉल आई कि बेटा आपने कल डिबेट करनी है, तो उसने कुछ नहीं लिखा, उसकी वालदा का खत्म था एंड ऑल, तो वो अगले दिन आया तो पिछली 3-4 जो डिबेट्स थी उसने उन सबको मिक्स किया और बोल दिया टोटली इररिलेवेंट था। और जब रिजल्ट्स निकले तो जो है जजेस वर लाइक आपका इररिलेवेंट था, बट हम आपको सिर्फ अंदाजे में आके जो है ना मार्क्स देके आपको सेकंड पोजीशन पे देखते हैं। तो आई एम लाइक मुझे एकदम से धचका लगा वहां बैठे हुए कि फिर जो मैंने पिछले 2 दिन से मेहनत की है और मैं टॉपिक रेलेवेंट भी लिख कर लाई हूँ, तो मैंने मतलब उसी टॉपिक पे कर रही हैं, तो मेरी इतनी मेहनत कहाँ गई? मैंने साफ कह दिया, मैंने कहा सर देखें आपका टॉपिक था मिलावट से पाकिस्तान, तो बहुत मेहरबानी पहले आप लोग मिलावट से पाक हो जाएं, तो इंशाल्लाह फिर यूथ भी हो जाएगी। तो उनको शायद मेरी वो बात बहुत बुरी लगी, और जाहिर ऑब्वियसली नागवार गुजरती है जब आपको कोई जो छोटा है वो आके क्रिटिसाइज करे। तो मैंने कहा सर मैं तो आपके इस फैसले पे बिल्कुल भी जो हूँ वो खुश नहीं हूँ। और ऐसा 2-3 जगह पे हुआ है कि आई वेंट पर्सनली वेंट देयर, और मैंने कहा है कि जी जिस यूनिवर्सिटी के बच्चे बोल रहे हैं एटलीस्ट उस यूनिवर्सिटी के जजेस को या टीचर्स को मत बिठाएं। ऑब्वियसली आपका एक जो है कनेक्शन होता है अपने इंस्टीट्यूशन के साथ। मैं अगर एज अ स्टूडेंट बात करूं, मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ती हूँ, मेरी एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे दिल में। अगर मेरे सामने कोई बुराई करेगा बेवजह, मैं उसे रोकूंगी कि नहीं ये बात ठीक नहीं है आपकी, ये ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसे ही टीचर्स होते हैं जब उनके अपने स्टूडेंट्स आके बोलेंगे और उन्हीं के डिपार्टमेंट के जो उन्हीं की सुपरविजन में सब कुछ सीख रहे हैं, तो वो उनको पोजीशन क्यों नहीं देंगे? ठीक हो गया, ये चीजें भी फेस करनी पड़ती है। देख रहे हैं ना आप, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई चीज जो है ना वो ना निकल आती है। सर इंडस्ट्री मिलावट से पाक कब होगी? जब आपकी नई फिल्म आएगी तब? ये आपने कैसा क्वेश्चन कर दिया। बेसिकली यहाँ पे इंडस्ट्री में ना, हमारी इंडस्ट्री में जो डाउनफॉल की रीजन है, इसमें रीजन ये दी जाती है कि आपको गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट कर रही है, आपको कुछ नहीं हो रहा, आपको फैसिलिटीज सब है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम जो है इस इंडस्ट्री में वो हमारे रवैये हैं जी। हम लोग सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि भाई दुनिया बदल गई है,
हमें अपने माइंड को भी बदलना है। सेकेंडली हमें ये एक्सेप्ट अब करना होगा कि जो मॉडर्न वेज है हमें उनको लेके चलना है। आप वो पुराने वेज अब जो थे ना फिल्म मेकिंग के या किसी भी या ये सिंगर को बिल्ड करने के या उसको प्लेटफॉर्म एक दिलवाने के, वो अब नहीं चलेंगे। अब नया जमाना आ गया। तीसरी बात ये है कि हमारे जो हमारे आर्टिस्ट नजर आते हैं, जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं, उनको ये समझना होगा कि उनको अपने आप को ऑर्गेनाइज करना होगा कि जस्ट ये कह देना कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ इज नॉट एनफ। ओके, आपको प्रॉपर एक्टर से पहले आपको रिप्रेजेंट करने के लिए भी, आने के लिए भी आपको पूरा एक किरदार चाहिए होता है अपना बिल्ड करना। तो ये है जी बिल्कुल कि जो है इसी तरह से आपको थोड़ा करना पड़ेगा जी। अच्छा मुझे बताइएगा, अभी आपकी फिल्म के लिए जैसे आपने जिक्र किया कि आप लोगों ने लोग ओके कर लिए, अब आप लोग नए लोगों को आगे ला रहे हैं। या दिस इज व्हाट ये हमारा प्लान है इस बार कि हम लोग उसको आगे लेके आएंगे जो हमारी तरह स्ट्रगलिंग होगा जी, जो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि उसको काम का शौक है, मुझे भी काम का शौक है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है और मैं उसको सुपरवाइजर उसको डायरेक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। जब मेरे से 15-20 साल सीनियर मुझे एक मिल जाएगा तो उसने तो मैंने अब देख लिया कि उसने तो मुझे काम नहीं करने देना, तो मैं 6 महीने बाद फिर रोता हूँ अब्बू के पास जाऊंगा कि ये हो गया। अच्छा तो मैंने ये सोचा डायरेक्टर काम करवा रहे होते हैं, लेकिन आपकी स्टोरी से मुझे ये लग रहा है कि सीनियर लोग आपसे खुद काम करवाते हैं कि डायरेक्टर साहब मैं आपको बताता हूँ आपका काम क्या है, आपने क्या काम करना है। जैसे उन्होंने भी जिक्र किया टीचर्स का, माजरत के साथ काबिल इज्जत है हमारी टीचर, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के ही बच्चे अगर परफॉर्म करे होंगे तो वहीं के लोग तो नहीं बता सकते ना वो कैसा परफॉर्म करेंगे। मेरा बच्चा तो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगा, जाहिर है माँ के सारे बच्चे एक जैसे ही परफॉर्म कर सकते हैं ना, तो वो अगर आपके घर के बच्चे परफॉर्म करे और आपकी मदर ही जज करे तो अपने बच्चों को ही करे, एक नेचुरल चीज है ना हमारे अंदर। ठीक हो गया, आपसे भी पूछेंगे ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? बिल्कुल, मीडिया में तो होता ही ऐसा। अच्छा होता ही ऐसा है, ठीक है। मीडिया के हालात तो माशाल्लाह आप भी जानती हैं कि कैसे चल रहे हैं। जब ऊपर वाले लोग नीचे वालों का हक खाएंगे ना तो फिर ऐसा ही होगा। अच्छा फिर ऐसे होगा नहीं, क्या आपके सीनियर्स ने भी आपको ऐसे कहा? बिल्कुल एंड ऑल द थिंग्स जो कॉमन हमारे यहाँ बीमारियां हैं, ये बीमारियां लोगों को लगी होती हैं, ये कोई मसाइल जो है ना। मैं प्रैक्टिस के लिए एक जगह गया था तो वहां पे वो मुझे एंकर कहता है कि भाई आप न्यूज कास्टर बन ही नहीं सकते, उसने सर से ही उतार दिया। क्या कोई एंकर था? एंकर था, सीनियर एंकर थे, अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता। नहीं, जाहिर है, कभी भी नहीं। तो उन्होंने कहा बेटा आप एंकर नहीं बन सकते। मैंने कहा आप मुझे बताएं तो सही, मुझे टिप्स दें, प्रैक्टिस करवाएं मेरी, क्यों नहीं हो सकता? कोई काम ऐसा दुनिया का नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। तो फिर मैं लगा रहा हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार सब लोग ऐसे हैं इस फील्ड में, चले मैं छोड़ देता हूँ, मैं तो अच्छा खासा काम एक्टिंग में भी कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि एक्टिंग की भी अपनी कहानियां हैं, इस फील्ड की भी। तो फिर आपका दिल नहीं क्या कभी छोड़ने का, या आपने कहा नहीं मुझे इसी में काम करना? मुझे बहुत दोस्तों ने कहा है कि आप एक तरफ रहो, ये दूसरी तरफ टांग ना अड़ाओ। मेरी फैमिली की तरफ से भी ये होता है। मेरी फैमिली कहती है कि आपने सुबह के टाइम कहाँ जाना है, रात के टाइम कहाँ जाते हो, तो मेरी फैमिली की तरफ से भी होता है। लेकिन मैं उनको समझाता हूँ कि इस फील्ड में अगर आप टाइम नहीं दोगे ना तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं है। हाँ, तो टाइम देना पड़ता है। तो होता है, मेरे दोस्त बहुत मुझे लेग पुलिंग करते हैं, दोस्त मुझे कहते हैं कि अच्छा यार समझ नहीं आई, कह रहे मेरे दोस्त लेग पुलिंग करते हैं, तो वो दोस्त तो ना हुए फिर आप? बिल्कुल, जो मेरे साथ हैं तो वो लेग पुलिंग करते हैं, मैं नहीं मानता दोस्त हैं। अच्छा किस तरह से करते हैं? मतलब कि वो अच्छा नहीं पढ़ रहे, आप अच्छा नहीं बोल रहे? बिल्कुल हाँ, बजाय इसके कि वो मुझे बताएं कि आपकी ये गलती है, ना कि वो मुझे महफिल में बैठ के वो मुझे कहें कि मजाक बनाए वो मेरा, तो ये चीजें गलत होती हैं, ये चीजें आगे नहीं बढ़ने देती। आप अपना काम कर रहे हो, आप बेहतर करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे बेहतर करने दो। तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स आपको एक्टिंग में नहीं फेस करनी पड़ी? नहीं, उसमें बहुत कम था, उसमें था बहुत कम, लेकिन गुजारा हो रहा था। गुजारा हो रहा था, लेकिन इस फील्ड में जो मीडिया की है इसमें बहुत ज्यादा है लेग पुलिंग। अच्छा ठीक हो गया, सही हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप अच्छा काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। तो आप अपने जूनियर्स के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे यहाँ ये भी है ना, तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे जूनियर्स मैंने कोशिश की है, जितने भी ऐसा होता है ना, जितने भी मेरे यूनिवर्सिटी में जूनियर थे उनको प्रमोट करने की कोशिश की है, उनको आगे लेके आने की कोशिश की है। मैं अगर कोई रोड शो कर रहा हूँ तो मैं उसको कहता हूँ कि यार एक मैं छोड़ देता हूँ, आप मेरी जगह कर लेना, ताकि आप भी जरा सामने आओ। तो नेक्स्ट डे वो ऑफर करते हैं कि भाई आ जाए अपने वापस शो पे, या वो कहते हैं कि अब मुझे करने दीजिए, मैंने काफी अच्छा कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या जरूरत है? आपको मैं एक वाकया बताता हूँ कि मेरी एक दोस्त थी, तो उसको मैं एक चैनल पे लेके गया, तो उससे एक रोड शो करवाया,
तो वो उसने सही नहीं कर पाई, तो वो सही बोल नहीं पाई, कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें। तो उन्होंने चैनल वालों ने मुझे कहा कि बेटा आप ही आ जाएं, इससे नहीं हो पाएगा। तो वो मुझे बाज़ दफ़ा कहती कि यार तुम नाम बनाई जा रहे हो और मेरा हो नहीं रहा। मैंने कहा आप प्रैक्टिस तो करो, मेहनत तो करो, कोशिश तो करो, तो फिर ही हो पाएगा ना। अब मैं कोशिश करता हूँ, दिन रात लगा रहता हूँ, तो कुछ हो रहा है ना। तो अगर आप कुछ करेंगे नहीं तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक हो गया। लेकिन सर ये जो है ना कि फेमस होना और हर चीज करना, जी, और हम देखते हैं कि हमें सब कुछ करना है लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। मुझे अच्छी डिबेटर जरूर बनना है लेकिन मुझे उर्दू को पढ़ना नहीं है, मुझे डिबेटर से सीखना कुछ नहीं है, मुझे एक्टिंग अच्छी करनी है लेकिन मैंने किसी एक्टर को फॉलो नहीं करना, अच्छी फिल्म्स नहीं देखनी। जैसे आपने जिक्र किया 1980s में जो आर्ट फिल्म्स आई और एक बड़े बड़े नाम है फिल्म में, वो नहीं करना। मुझे अच्छे सिंगर बनना है, मुझे वो आपकी हेल्प ले लेनी है लेकिन मुझे रियाज नहीं करना, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे एंकर बनना है। हम बड़े एंकर्स को देखते हैं, हमारे भी बहुत सीनियर्स लोग हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, तो हमें वो बनना है लेकिन उनकी जो जर्नी है, उनकी जो मुश्किलात है ना, हमने उनको फेस नहीं करना। हमें ये देखना है कि अच्छा ये इस कुर्सी पे बैठा तो मैं कब बैठूंगी और मुझे बहुत जल्दी बैठना है, ये भी मसला है। जुनैरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और बहुत शुक्रिया आपका, और जो आप काम कर रहे हैं उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, आपकी टीम को जो मुंसलिक हैं आपके साथ, और बेस्ट ऑफ लक ताकि आप मजीद अच्छा काम भी करें। सब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का, और बेस्ट ऑफ लक आपकी नई आने वाली फिल्म के लिए। और जी थैंक यू सो मच फैसल, बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप हमारी बरादरी में ही हैं और अभी आपने बड़ा दिल खोल के काम करना है और इंशाल्लाह करते रहिएगा, डिसहार्ड नहीं होना आपने। जनाब बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। तो इनके एंड पे हम आपसे गाना भी सुनेंगे एक जबरदस्त आपकी आवाज में। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुश रहिए, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, ब्लड डोनेट कीजिए। अगर आप ब्लड देना चाहते हैं, आप सेहतमंद हैं तो राब्ता कीजिए, वैलिड लोगों के साथ मुंसलिक हो जाइए, उनके ग्रुप में ऐड हो जाइए, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा कीजिए। इसके अलावा खदीजा वेलफेयर क्लिनिक पे आप जा सकते हैं, राब्ता नंबर हमारी स्क्रीन पे आएगा। शुगर के पेशेंट है तो भी जा सकते हैं, अगर आपको वैसे कोई दूसरी बीमारी है तो भी आप जा सकते हैं, वहां पर बिल्कुल फ्री अद्वियात दी जा रही है, फ्री टेस्ट हो रहा है। इंसुलिन की अगर आपको जरूरत है तो भी आपको दी जाती है। कोरोना की वजह से एसओपीज को फॉलो करते हुए थोड़ा महदूद कर दिया गया इस क्लिनिक को, लेकिन ऑनलाइन भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं और आपको अद्वियात भी फ्राहम की जा सकती है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। तेरे प्यार में मस्ती है तौबा, दीदार में मस्ती है तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। तेरे प्यार में मस्ती है तौबा, दीदार में मस्ती है तौबा। हम डूब न जाए मस्ती में, हो चूर न जाए मस्ती में, इस मस्ती से तौबा तौबा। मस्ती 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 मस्ती। तेरे बदन में नशा ही नशा है, फिर भी मैं होश में हूँ। होश में भी जो मैं लुट गया तो फिर मैं क्या होश में हूँ। तेरे बदन में नशा ही नशा है, फिर भी मैं होश में हूँ। होश में भी जो मैं लुट गया तो फिर मैं क्या होश में हूँ। तेरे जाल में फिर मैं आ जाऊं, फिर धोखा तुझसे खा जाऊं, खा जाऊं, खा जाऊं, खा जाऊं। तेरे जाल में फिर मैं आ जाऊं, फिर धोखा तुझसे खा जाऊं। हम डूब न जाए मस्ती में, हो चूर न जाए मस्ती में, इस मस्ती से तौबा तौबा। मस्ती 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 मस्ती।
मस्ती में, हो चूर न जाए मस्ती में, इस मस्ती से तौबा तौबा। मस्त मस्त मस्ती मस्ती, मस्त मस्त मस्ती मस्ती, मस्त मस्त मस्ती मस्ती मस्ती, मस्त मस्त मस्ती मस्ती, मस्त मस्त मस्ती